that he was always the first to share her secrets। और उसको वो बता रही है एक तरीके से, वो इस तरीके से कर रही है और उसका इंप्रेशन कुछ ऐसा है कि अरे मैं अपनी सारे सीक्रेट सबसे पहले तुम्ही को बताती हूँ, नहीं हम लोग कभी नहीं बताया। फादर ये वाली लाइन बोलते हैं, ही डोंट बिलीव यू दो ही लाइक यू, है ना, वो चाहता है तुम्हारी बात को बिलीव करना लेकिन वो तुम पर बिलीव नहीं करता है। ठीक, एकदम गाना चल रहा है, चले जैसे हवाएं सनन सनन, और इनका एकदम कपड़ा सनन सनन उड़ सा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के शानदार चैनल पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस चैप्टर का वन शॉट देखने वाले हैं उसका नाम है गोइंग प्लेसेस। अब आपने कहा ठीक है भैया, गोइंग प्लेसेस तो है जिसके राइटर है ए आर बार्टन, लेकिन ये लड़की क्यों दिखा रखी है? इसी लड़की को आपको इस पूरे चैप्टर में जानना है, जो बहुत ज्यादा सोचती है, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव है। आपको मैं कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा क्योंकि आप सभी को पता है अब आपके जो पेपर आने वाले हैं बेटा, वो थोड़ा सा आपको एनालिटिकल बेस पर आपको आंसर देना पड़ेगा। 2024 में जब नई शिक्षा नीति अब लागू हो भी चुकी है तो क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा अलग तरीके से रहने वाला है, तो इसको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा अलग रखेंगे। कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, जितने भी प्रोटैगनिस्ट हैं, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है लीडिंग कैरेक्टर्स, जितने भी लीडिंग कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानेंगे, वो किस तरीके के हैं उसके बारे में जानेंगे, उनका कैरेक्टर जानेंगे, उन्होंने चैप्टर में क्या किया ये सब जानेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हम ये जान सके कि जो आपने पढ़ाई की, इस डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखा, आपके दिमाग में कितना ये उतर गया। और मैं आपसे वादा करता हूं बेटा, आपके एकदम दिमाग में छप जाने वाला है। बहुत प्यार से आप इस चैप्टर में जीने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ और आपको मजा आएगी। सबसे पहले तो मैं इस लड़की का नाम बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ए आर बार्टन साहब के बारे में बताऊंगा कि ए आर बार्टन कौन थे। राइटर के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा, उसमें एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। हालांकि इनके अबाउट द ऑथर वाले सेक्शन से कुछ नहीं आएगा, इस बात का मैं वादा करता हूं, पर इसको जानते हैं। इस लड़की का नाम क्या है भैया? सोफी। इस लड़की का नाम क्या है? सोफी। अब इसकी जरा तुम फोटो देखो, इसकी फोटो देख के तुमको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा सोच विचार में लगी हुई है? तो अपनी जो सोफी भी है ना, वो भी बहुत ज्यादा सोच विचार करती है भैया। एक नंबर की इमेजिनेटिव लड़की है। कैसी लड़की है? इमेजिनेटिव। और बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करती है। बहुत ज्यादा क्या करती है? डे ड्रीमिंग करती है। फिलहाल और भी इसके बारे में जानेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं ए आर बार्टन साहब के बारे में, यानी कि ये हमारे ऑथर ए आर बार्टन। क्या क्या लिखा रखा है इनके बारे में? मॉडर्न राइटर है ये, ठीक बात है, एक बात पता चल गई इनके बारे में। दूसरी चीज क्या भैया? जूरिच है ये, रहते कहां पर है? जूरिच में, और लिखते किसमें भैया? इंग्लिश में। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। गोइंग प्लेसेस, इसमें बताया क्या है इन्होंने? एक्सप्लोर्स द थीम। बेटा थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप सभी को कमांड होनी चाहिए कि थीम क्या है इस चैप्टर की। तो थीम है एडोलिसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। अब कह दो ये एडोलिसेंट क्या होता है बेटा? किशोरावस्था जानते हैं आप लोग? आप लोग पहले बालावस्था में होते हैं, उससे पहले आप लोग शैशवावस्था में होते हैं। अरे बहुत हिंदी बता रहे हो गुरुजी। शैशवावस्था यानी कि आप लोग जब बहुत एकदम इन्फेंट होते हो, फिर 2 3 4 साल तक की उम्र को हम शैशवावस्था बोल देंगे। उसके बाद आता है बेटा चाइल्डहुड, यानी कि बचपन, बालखंड। नहीं, आपने रामायण में देखा होगा बाल कांड आता है, तो बालखंड यानी कि आपका जब बाल्यावस्था आती है तो आप रहते हो भैया 10 11 साल तक के। उसके बाद आता है एडोलिसेंस, है ना, लगभग 10 से लेकर के 14 15 साल की उम्र को हम क्या बोलते हैं बेटा? किशोरावस्था। उसके बाद टीन एज वगैरह तो आप जानते ही हो। तो एडोलिसेंट फैंटेसाइजिंग, आज के समय में जो हम लोग फैंटेसाइज करते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजों को लेकर के चार्म अपने मन में क्रिएट कर लेते हैं, और साथ ही साथ हीरो वर्शिप करते हैं। हीरो वर्शिप का मतलब यहां पर ये नहीं है कि आप भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल को हीरो मान रहे हैं। हीरो वर्शिप का मतलब है कि आप इस समय के किसी फेमस क्या बोलते हैं राइटर को, फेमस क्या बोलते हैं कि हीरो हीरोइन को अपना हीरो मान लेते हो। वाह सलमान खान, तो है ना, सलमान खान कितने बढ़िया बाल ऐसे बना के, तेरे नाम हम भी इससे मांग काटेंगे, हम भी यहाँ पे सल्लू भाई वाला करेंगे, ऐसे करके चलेंगे टेढ़े होकर के। इस तरीके की हीरो वर्शिपिंग होती है, थोड़ा सा नेगेटिव वे में चली जाती है। और आपकी बात नहीं कर रहा हूं, वैसे आप भी इस समय एडोलिसेंट हो। अगर आप लोग 17 साल के हो, 18 साल के हो, 16 साल के हो तो एडोलिसेंट नहीं हो, वरना 15 14 तक आप भी एडोलिसेंट ही थे। आप भी किशोरावस्था के ही एक प्राणी हुआ करते थे, ठीक है ना, प्राणी यानी कि इंसान हुआ करते थे। यहां तक आप जान गए। इस थीम पर हम लोग बार बार बात करते रहेंगे, क्वेश्चंस आएंगे तभी मैं इस थीम को आपको बार बार दिमाग में डालता रहूंगा कि ये थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जिस चीज पर मैं इस तरीके से कर दूं, पेन चला दूं या डब्बा बना दूं, वो चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, वही अपने आप में कीवर्ड बन जाता है, चैप्टर का इसेंस बन जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ऐसे किया तो इंपॉर्टेंट है या डब्बा बनाया तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर के लिए। थीम क्या है लेसन की? द स्टोरी गोइंग प्लेसेस एक्सप्लेन क्या करती है? द होप्स एंड द डिजायर्स ऑफ यंग पीपल। जो यंग पीपल की होप्स हैं, यानी कि वो जो क्या बोलते हैं, होप करते हैं चीजों को लेकर के, आशावादी होते हैं, और डिजायर करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा चाहते हैं चीजों को, है ना, कि भैया ये मिल जाए वो मिल जाए। अभी आप जब इस बच्ची के बारे में पढ़ोगे, जिसका नाम क्या है, इस बच्ची के बारे में, कहाँ गई वो बच्ची, ये सोफी के बारे में पढ़ोगे, इसके बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा कितनी बड़ी वाली ये इमेजिनेटिव लड़की है, ड्रे ड्रीमर है, ठीक है ना। पीपल एज वेल एज द एंग्विश ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स। एंग्विश का मतलब क्या होता है बेटा? एक होता है पेन, और एंग्विश का मतलब होता है बेटा मेंटल पेन, है ना। जब आप दिमागी रूप से परेशान होते हो ना, तो उसको हम बोलते हैं एंग्विश फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं? एंग्विश, मेंटल पेन फील कर रहे हैं। ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स, जब आपके सपने टूट जाते हैं। कभी कभी हम लोग अनरियलिस्टिक सपने पाल लेते हैं, और जब वो सपने टूटते हैं तो फिर बुरा लगता है, मेंटल पेन होता है। एंड अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस, आपसे कोई वादा करे और वादा पूरा ना हो तो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस। अगर आपके जैसे बच्चों से कहा जाता है क्लास 10th में नंबर लाओगे तो तुमको बाइक दिलाएंगे, हाँ लाएंगे नंबर लिया पापा ने कहा अभी नहीं, 12th में। पापा से क्या पता लड़ जाए लड़का, 2 3 दिन तक बात ना करे, हफ्ता भर बात ना करे, मम्मी हम पापा से बात नहीं करेंगे, ये मेरे पापा नहीं, पड़ोस से लेकर के ऐसी ऐसी बातें करने लग जाए, है ना। बचपन
बारे में होता है, along with the teenage fantasizing and hero worship। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, जो टीनेजर्स होते हैं है ना, उनका जो फैंटेसाइजिंग है एंड हीरो वर्शिपिंग है, वो किस तरीके से चीजों को फैंटेसाइज करते हैं, अपने मन में सोचते रहते हैं कि यार मैं भी एकदम डोरेमोन का दरवाजा खोल के खुल जाऊंगा, ऐसा कुछ उल्टी सीधी अपनी क्या बोलते हैं, कुछ भी अपनी क्या बोलते हैं इमेजिनेशन में सोचा करते हैं जो बियॉन्ड द वर्ड होता है। अब यहाँ पर टीनेजर क्या होता है, कब से बोलते हैं 11, 12, 13, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो भैया 13 से 19 साल को हम क्या बोलते हैं, टीनेज बोल देते हैं। नया सीख लो। अब बढ़ जाते हैं चैप्टर की ओर। उससे पहले भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लो चैप्टर का, विच इज इंपॉर्टेंट टू यू फॉर यू टू नो। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ टीनेज गर्ल। किसके पूरे रिवॉल्व मतलब कि किसके बारे में स्टोरी बात करेगी, स्टोरी बात करेगी एक लड़की के बारे में जो कि टीनेज गर्ल है, जिसका नाम है सोफी, जिसको मैंने शुरुआत में दिखाया था, हर फैमिली एंड हर फ्रेंड्स, है ना, उसके बारे में बात करेगी, उसके परिवार के बारे में और उसके दोस्तों के बारे में बात करेगी। सी इज अ डे ड्रीमर। उसके बारे में क्या पता चलता है कि भैया जो सोफी है वो डे ड्रीमर है, ये उसकी क्वालिटी पता चल रही है आपको। हु इज ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स, और हमेशा अपने सपनों में, है ना, अपने ख्याली पुलाव में क्या करती है भैया, डूबी रहती है। ऑफ बिकमिंग रिच, है ना, वो रिच बनना चाहती है, सोफिस्टिकेटेड बनना चाहती है, थोड़ा सा मॉडर्न बनना चाहती है। दो इन रियलिटी, हालांकि रियलिटी क्या है भैया, सी इज अ वर्कर एट बिस्किट फैक्ट्री। आने वाले समय में वो बहुत जल्दी एक बिस्किट फैक्ट्री में काम कर रही होगी। और द स्टोरी सडनली ट्विस्ट अप, और स्टोरी कहां से बदल जाती है भैया, जब सोफी मेक अ वाइल्ड इमेजिनेशन, जब सोफी एक अचानक से एक इमेजिनेशन बनाती है ऑफ मीटिंग डैनी कैसी। अब ये डैनी कैसी कौन है बेटा, उस समय का फेमस आयरिश फुटबॉलर है। कौन है, आयरिश फुटबॉलर है। She also makes a story in front of her brother that Cassie will come to meet her on a fixed date as per the promise he made to her। ये सब उसकी कहां है भैया, इमेजिनेशन में हो रहा है। अभी हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में इन चीजों को डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। थीम को याद रखेंगे। ये लड़की कैसी है, डे ड्रीमर है, बहुत अमीर बनना चाहती है, सोफिस्टिकेटेड बनना चाहती है। इसके बारे में आप ये बातें याद रखें। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना होगा। लॉन्ग आंसर भी आएगा तो उसमें रायता फैलाना पड़ता है, तो रायता फैलाइए इसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, अब यहां पर जान लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन लोग हैं। इनको बोलते हैं प्रोटेगोनिस्ट। कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। मेन कैरेक्टर है बेटा सोफी, सोफी नहीं सोफी, है ना। सोफी कौन है, एक टीनेजर गर्ल है जो प्रोटेगोनिस्ट यानी कि लीडिंग कैरेक्टर है। जिस तरीके से बोल देता है इस मूवी का ये हीरो है, तो वैसे ये इस मूवी की कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है। डैनी कैसी, डैनी कैसी है आयरिश फुटबॉल प्लेयर। जेंसी कौन है, जेंसी सोफी की एक बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त है, अ फ्रेंड एंड क्लासमेट ऑफ सोफी, फ्रेंड है और क्लासमेट है सोफी की। जियोफ कौन है बेटा, सोफी का बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी है। और डेरेक कौन है, ये सोफी का छोटा भाई है। फिर से एक बार मैं यहां पर लिख करके बता देता हूं भैया। एक तो आपकी सोफी है ना, एक तो आपकी सोफी है। सोफी से रिलेटेड और कौन कौन से लोग हैं, सोफी से रिलेटेड इसका बड़ा भाई जियोफ, जियोफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। छोटा भाई इधर लिख रहा हूं, ज्यादा कम इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट इसका छोटा भाई है, ठीक है। सोफी की एक दोस्त भी है बेटा जेंसी, है ना। जेंसी की स्पेलिंग सही है भैया, JENSI। चलो यहाँ पर जे लिख दें, वरना कहोगे लो मास्टर साहब को स्पेलिंग भी नहीं आती थी। हाँ ठीक है, हाँ ये जेंसी क्या है भैया, जेन। अब इनके नामों के भी ना जेंसी। और एक और बंदा है भैया डैनी कैसी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। एक और बंदा है डैनी कैसी, ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे नाम। डायरेक्ट को नहीं याद रखोगे चलेगा, लेकिन जियोफ को, जेंसी को, डैनी कैसी को नहीं भूलना है। सोफी के बारे में क्या जानते हो, सोफी के बारे में जान गए भैया, ये एक नंबर की डे ड्रीमर है। क्या है, डे ड्रीमर है और फैंटेसाइज करती है चीजों को। आर बनाओ अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है और जैसे मैं आपको समझाऊं वैसे ही देखने की कोशिश करना, वरना अपना दिमाग लगाओगे हो सकता है मिसमैच कर जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता रहूंगा क्योंकि यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट आएंगे। जैसे आप नरेशन पढ़ते हो यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, तो उसमें देखते हो ना इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा जिसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा की जो भी अंदर होता है वो किसी ने बोला होता है। तो वैसे यहाँ पर लगातार आपको इन्वर्टेड कॉमास देखने को मिलेंगे। मैं बताता चलूंगा कहाँ पर कौन बोल रहा है, और आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है। एंड आई प्रॉमिस यू यार तुम्हारे दिमाग में रहेगा, कहाँ जाएगा। आओ प्यार से समझेंगे। व्हेन आई लीव सोफी सेड कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, है ना। सोफी क्या बोल रही है, सोफी ने दोनों के दोनों सेंटेंस बोले, ये वाला भी और ये वाला भी। सोफी जब अपने स्कूल से घर की तरफ वापस जा रही है, होम फ्रॉम स्कूल जब वापस जा रही है, बोल रही है व्हेन आई लीव, जब मैं स्कूल को छोड़ दूंगी, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, तो मैं क्या पाने वाला हूँ, एक बुटीक पाने वाली हूँ। यहाँ बुटीक को खोलने वाली हूँ, बुटीक खोलूंगी। तो यहाँ पर आई कौन है, इन दोनों सेंटेंसेस में आई सोफी है, केवल एस बना दिया तो सोफी समझ जाना। आगे देखते हैं। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल। जेंसी कौन है, उसकी दोस्त है। ये दोनों एक दूसरे से हाथ इस तरीके से लिंक किए हुए हैं और उसकी तरफ डाउटफुल होकर के देख रही है जेंसी, उसकी दोस्त। टेक्स मनी, वो बोल रही है कि यार पैसा लगता है। कौन बोल रहा है, ये जेंसी। यहाँ पर जे लिख दिया, यहाँ पर जे लिख दिया, यानी जेंसी ने बोला कि भैया पैसा लगता है। सोफ, उसको प्यार से क्या बुलाती है, सोफी को सोफ बुलाती है। हम लोग ने अपने दोस्तों को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, समथिंग लाइक दैट। उस तरीके का अगर बुटीक उटीक खोला ना, पैसे लगते हैं यार, बहुत पैसे लगते हैं। कौन बोल रही है, जेंसी बोल रही है। जेंसी के बारे में एक बार क्या पता चली, एक बात ये पता चली कि जेंसी जो लड़की है वो रियलिस्टिक है। जेंसी कैसी है बेटा, रियलिस्टिक है। ये बातें याद रखेंगे आप सभी के सभी, आंसर में बहुत फायदा देगा। जेंसी कैसी है, रियलिस्टिक लड़की है। आई विल फाइंड इट, सोफी सेड, स्टार्टिंग फार डाउन द स्ट्रीट, है ना।
वो कहती है मैं पैसा पा लूंगी। कौन कहता है? सोफी कहती है मैं पैसा पा लूंगी। सोफी कहती है, और कैसे कहती है? स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, है ना, स्ट्रीट में, गली में कहीं बहुत नीचे की तरफ देखती हुई, दूर की तरफ देखती हुई बोलती है मैं पैसे बना लूंगी कुछ भी हो जाए। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, ये बोलती है जेनसी कि इतना पैसा बनाने बहुत टाइम लगेगा तुमको। वी विल बी अ मैनेजर, वो बोलती है वेल आई विल बी अ मैनेजर। वो कहती है ठीक है तो फिर मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। कौन बोल रही है? ये बोल रही है, आई का मतलब यहां पर कौन है? सोफी। सोफी बोल रही कोई नहीं तो फिर मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। ऑफ कोर्स टू बिगिन विद, मतलब शुरू करने के लिए तो मैं एक मैनेजर बन सकती हूँ ना। टिल आई हैव गॉट इनफ, बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट्स गोइंग टू लुक, है ना, मुझे पता है कैसा दिखने वाला है आने वाले समय में, मुझे पता है मैं कैसे हैंडल करूंगी। जो आपके कठिन वर्ड्स होंगे उनकी यहाँ पर आपको मीनिंग मिलती रहेगी। यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी बेटा? आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी पर मांग सकते हैं, बाकी ह्यूमैनिटीज अड्डा के चैनल पर भी मिल जाएगी। aditya.tiwari@adda247.com। आपको किसी भी चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा यार। पैसे क्या लेना, इस चीज का भी कोई पैसा लेता है क्या? है ना, लेने वाले लेते होंगे, मैं तुम्हारे लिए नहीं ले रहा यार। क्या करना, तुम्हारे लिए बनाइए, तुम पढ़ोगे, अच्छे नंबर लाओगे, खुद याद रखोगे। ठीक है, बताना क्या रहेगा जब भी ईमेल आईडी पर मेरे मैसेज करना बेटा, अपना नाम जरूर बताना, अपनी स्ट्रीम बताना, कहाँ के रहने वाले हो, और अपना कोई एक कॉन्टैक्ट नंबर, चाहे वो टेलीग्राम का हो चाहे वो व्हाट्सएप का हो, ठीक है ना, ताकि मैं तुमसे फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चे, और ये बात याद रखना, मैं बार बार नहीं बताने जा रहा हूँ। आगे आओ। देन वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ, है ना, वो कहती है वो तुम्हें सीधे मैनेजर नहीं बना देंगे। कौन बोलता है? ये बोलती है जेनेसी की कोई भी तुम्हें सीधे मैनेजर नहीं बना देगा अपनी कंपनी में। आई बी लाइक मैरी क्वांट, सोफी सेड आई बी नेचुरल। अब ये मैरी क्वांट है ना, है कोई भैया? वो कहती है मैं मैरी क्वांट के तरीके रहूंगी, बिल्कुल नेचुरल रहूंगी, मुझे कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। किसने बोला? सोफ ने बोला, सोफी ने बोला ये बात। आगे, दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप इन द सिटी एवर सीन, है ना। सोफी कहती है कि पता है ये जो लोग हैं ना मेरी गली के, मेरे मोहल्ले के, सबके सब देखेंगे कैसे मैंने छोटे से होकर के इतनी बड़ी कंपनी खोल दी, सबके सब मुझे देखते रह जाएंगे। जेंसी, नोइंग दे वर बोथ earmarked for the biscuit factory because became melancholic। अब देखो जेंसी क्या है? नोइंग, जेंसी जानती है इस बात को कि यार ये दोनों पहले से ही इनमार्क्ड है, यानी कि पहले ही इनके माता पिता ने क्या सोच रखा है कि ये जब लोग क्लास 12 खत्म कर लेंगे तो ये बिस्कुट फैक्ट्री में इनको भेज दिया जाएगा काम करने के लिए। तो वो जानती है यार कि हम लोग को तो बिस्कुट फैक्ट्री में काम करना है, इतना पैसा नहीं बनेगा, तो मेलनकॉलिक हो रही। मेलनकॉलिक का मतलब सैड फील कर रही। इसका मतलब क्या पता चला बेटा? अभी तुमने एक बात जानी थी कि जो जेंसी है रियलिस्टिक है, अब तुम्हें ये भी पता चला शी इज अ गुड फ्रेंड। कौन? जेंसी। सी इज अ गुड फ्रेंड। कौन है ये गुड फ्रेंड भैया? जेनेसी। गुड फ्रेंड क्यों है भैया? गुड फ्रेंड इसलिए क्योंकि वो अपनी दोस्त की बहुत ज्यादा फालतू की जो इमेजिनेशन है वो सोच रही कि यार अभी इतना सब कुछ सोच रही, पूरा नहीं होगा, फिर ये दुखी होगी, और अगर उसके दुख से ये दुखी हो रही, इसका मतलब सी इज अ गुड फ्रेंड। तो जेंसी के बारे में तुमको दो बातें पता चली, रियलिस्टिक है एंड शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ सोफ यानी कि सोफी। आगे बढ़ते भैया। बिस्कुट फैक्ट्री बिकॉज बिकेम मेलनकॉलिक, शी विश्ड सोफी वुड से दिस थिंग, वुड से, और वो कामना कर रही है कि सोफी ऐसी बातें ना करे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मीनिंग आपको जैसा मैंने बोला नीचे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन दे रीच सोफीज स्ट्रीट, जेंसी, है ना, स्ट्रीट, जेंसी सेड। अब जब ये दोनों के दोनों कहां पहुंच गए? सोफी की स्ट्रीट पर पहुंच गए, सोफी के घर वाली गली में पहुंच गए। इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल। तो जेंसी क्या बोल रही है? जेंसी बोल रही है, ये लाइन यहां तक किसने बोली? ये लाइन बोली जेनेसी ने कि यार ज्यादा महीने नहीं बचे हैं, हम लोग के 12th खत्म होने के, उसके बाद हम लोग बिस्कुट फैक्ट्री में वैसे भी काम करने लग जाएंगे, तो अब तुमको सेंसिबल हो जाना चाहिए, फालतू की बातें मत करो यार। दे डोंट पे वेल फॉर सॉफ्ट वर्क, यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। अब यहाँ पर दे कौन है? दे का मतलब बेटा पेरेंट्स। दे का मतलब क्या? पेरेंट्स, है ना। वो लोग हमें कभी भी पैसे नहीं देंगे, तुम्हें कभी भी पैसे नहीं देंगे क्या खोलने के लिए? किसी बुटीक को खोलने के लिए, क्योंकि भैया उनके पास इतना पैसा होता भी नहीं है। और एन एक्ट्रेस, तो वो कहती तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ दिस रियल मनी इज दैट, है ना, नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट। क्यों बोलती भैया एक्ट्रेस बनने में रियल मनी? ये कौन बोल रहा है? सोफी बोल रही है। कहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं, ठीक है। यस एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और मैं साइड बाय साइड बुटीक भी खोल लूंगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे, और वो क्या बोल रही है? एक्ट्रेस क्या पूरा टाइम काम करती? मुझे तो नहीं लगता काम करती, उसको पता भी नहीं जिस प्रोफेशन के बारे में, उस प्रोफेशन की वो बात कर रही, मतलब कि बहुत ही अनरियलिस्टिक है। कौन है अनरियलिस्टिक? आपने यहां पर जाना कि ये तो कैसी लड़की है भैया? सोफी के बारे में तुमने क्या जाना? सोफी के बारे में जाना डे ड्रीमर है। साथ साथ एक बात तुमने और जान ली, पहली बार डे ड्रीमर है, दूसरा बहुत ही अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक। उसको चीजों के बारे में पता भी नहीं है, तब भी हवाई बातें कर रही है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं बेटा, तुम लोगों की सारी चीजें अपने पास लिख लेनी है, बस कैरेक्टर्स के बारे में लिख लेना, जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं वो लिख लेना, बाकी ऐसे ही नोट्स बनते हैं बेटा। तुम लोग पूछते हो नोट्स कैसे बनाए? नोट्स ऐसे ही बनते हैं यार, कोई नया काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आगे बढ़े, चलो। मेलनकॉली सी विश्ड सोफी वुड से दीस थिंग्स, है ना। आगे आ जाओ, यहां पर आ गए थे, दे डोंट पे वेल हो गया। और एन एक्ट्रेस, यहां पर क्या बोला भैया? एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम डू दे, ठीक है, यहां तक बोल दिया किसने? सोफी ने। आगे, एनीवे दैट और अ फैशन डिजाइनर यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, और क्या बोल रही है सोफी? चलो अगर वो नहीं बन पाऊंगी मैं तो क्या बन जाऊंगी? एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, कुछ ना कुछ सोफिस्टिकेटेड बनूंगी जो थोड़ा मॉडर्न लगे, थोड़ा सा ज्यादा लेविश लगे। एंड शी टर्न्ड इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, और उसके बाद वो चली जाती है अपने घर में, शायद बारिश हो रही होगी इसलिए यहां पर लिखा है
लिविंग जेंसी इन द रेन, उसको बारिश में छोड़ करके वो चली गई, अकेला छोड़ करके वो चली गई। आगे देखेंगे, इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। घर में आते ही आते सोफी क्या बोल रही, घर में आते ही आते सोफी बोल रही, अगर मेरे पास कभी भी पैसा आया ना मैं एक बुटीक खोलूंगी, ठीक है ना। हाँ, इफ यू एवर कम इनटू मनी, इफ यू एवर कम इनटू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। अब यहां पर ये कौन बोल रहा है, ये उसके फादर बोल रहे हैं, किसके पिताजी, सोफी के पापा बोल रहे हैं, दो बार बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा आया भी ना, सोफ्स फादर, अगर तुम्हारे पास कभी पैसा आया भी ना तो तुम हमारे लिए एक अच्छा सा घर बनाओगी, थैंक यू सो मच। अब यहां पर जो थैंक यू सो मच यूज किया गया है ये दो लोगों के लिए यूज किया गया है, मतलब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पर थैंक यू सो मच इसको ताना मारने के लिए भी हो सकता है सोफी को, और थैंक यू सो मच इसलिए बोला होगा सोफी की मदर को क्योंकि उसने उनको खाने के लिए उस समय खाना दिया था। जिस समय घर में एंटर हुई तो उस समय उनके पिताजी खा रहे थे, गोल मटोल है इसलिए ऐसी फोटो लगाई है, अभी पता चलेगा उनके पापा के बारे में। सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग, स्कूपिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी भर रहे थे, सेफर्ड पाई, सेफर्ड पाई यानी कि ऐसा कुछ खाने की चीज होती है, इसको भर रहे थे मतलब बहुत जल्दी जल्दी खा रहे थे, इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो, है ना, इतनी जल्दी जल्दी खा रहे जैसे बहुत भूखे बहुत थके एकदम भरने में लगे पड़े थे। हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट, और उनका जो प्लम्प फेस है, प्लम्प यानी कि जो ऐसे उचका उचका सा है ना एकदम ऐसा गोलू मटोलू सा जो फेस है, स्टिल ग्रीमी, ग्रीम का मतलब क्या, थोड़ा सा गंदा सा है, और स्वेट यानी कि पसीना निकल रहा है। इससे ये पता चलता है इनके पापा के बारे में कि ये बिल्कुल भी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ये बिल्कुल भी क्या नहीं, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, गंदा चेहरा है, काम करके आए, ये नहीं कि नहा धो लें थोड़ा सा है ना फ्रेश हो जाए उसके बाद खाना खाएं, काम करके आए हैं एकदम खाना भरने में लगे पड़ गए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी सोफिस्टिकेटेड नहीं है। और ये किससे बोल रहे हैं, या तो मदर से बोल रहे हैं सोफी की थैंक यू कि ये सेफर्ड पाई देने के लिए, या फिर इसी से बोल रहे हैं थैंक यू सो मच कि अगर तुम्हारे पास पैसा आया ना तो तुम हमारे लिए घर खरीदोगी, थैंक यू, बस ऐसे। आगे देखते हैं, मार्क्ड फ्रॉम द डे, मार्क्ड फ्रॉम द डे का मतलब है मतलब वो मेहनत करके घर आए हुए हैं। She thinks money grows on trees, don't she, Dad said little Derek। अब वो लिटिल डेरेक जो था वो कुर्सी के पीछे लटका हुआ था पापा की, और कहता है ऐसा लगता है सोफी को लगता है कि पैसे ना पापा पेड़ पर उगते हैं, इस तरीके से हम लोग घर वाले भी ऐसी बातें बहुत बोलते रहते हैं। देयर मदर साइंड, और उनकी मम्मी क्या करती है, साइंड, साइंड का मतलब क्या था, हाँ, इस तरीके से वो हामी भरती है, आहें भरती है, आह भरना बोलते हैं ना, साइन करती है मतलब कि ब्रीद आउट है ना, हाँ, इस तरीके से सांस बाहर छोड़ती हैं तो उनकी मदर साइन करती है इन दोनों की चिल्लम चिल्ली सुन करके। Sophie watched her bag stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings। अब सोफी देखती है कि उसकी मम्मी जो स्टूप यानी कि झुकी हुई है कहां पर, सिंक की तरफ, शायद वो कपड़े बर्तन वर्तन धो रही हैं, ऐसे झुकी होकर के बर्तन वर्तन धो रही हैं। एंड वंडर्ड, और सोचती है कि इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो, बो क्या होता है बेटा, जब आप एप्रन पहनते हो, एप्रन क्या होता है, पहले एप्रन जान लो। आपने खाना बनाने वालों को देखा होगा या कई बार आपने देखा किसी रेस्टोरेंट में, भैया वो इतना लंबा सा पहने होते हैं जो खाना बनाते हैं, है ना, और पीछे उसकी गांठ होती थी, यहाँ पर जो गांठ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बो बोलते हैं। तो जो बो थी ना वो सही तरीके से बंधी नहीं होगी, इसीलिए उसकी बोल रही इनकॉन्ग्रुइटी, मतलब कि थोड़ा अजीब तरीके से दिख रही है। इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टन, फास्टन का मतलब बांधना होता है बेटा, फास्टन, इसको फास्टन नहीं बोलेंगे, फास्टन बोलेंगे। फास्टन हर एप्रन, जिससे वो एप्रन को स्ट्रिंग्स को बांधे हुई है। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैक, है ना, देख रही है कितना मम्मी कितना झुकी हुई है और वहां पर काम कर रही है। द evening had already blackened in the windows and the small room was steamy from the stove and the cluttered with the heavy breathing man in his waist at the table and the dirty washing piled up in the corner। अब यहां पर क्या बताया गया, इन 3-4 लाइनों में घर की हालत बताई गई, क्या दिखाने के लिए कि ये लोग बहुत अमीर नहीं है, ये लोग थोड़ा गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, ताकि इनके पास छोटा कमरा है ना, इनके कमरे में भैया स्टीम भरी पड़ी है, कोई खाने की चीज बन रही है, क्या पता मोमोज बन रहे हो, कुछ भी बन रहा होगा, स्टीम भरी पड़ी है, कमरा छोटा होगा तभी तो स्टीम भरेगी वरना स्टीम नहीं भरेगी। साथ ही साथ वहां पर बर्तन रखे हुए हैं साइड में, यानी कि बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इनकी मम्मी को, कोई भी काम करने नहीं आता है, सारे काम वो खुद कर रही है। यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि थोड़ा सा गरीब स्थिति में रह रहे लोग, इनकी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, वही दिखाने के लिए घर की हालत कि भैया शाम भी हो चुकी है ना, शाम हो गई है, अंधेरा होना शुरू हो गया है, और कमरे में भैया खूब सारा धुआं है, क्लटर्ड यानी खूब सारे बर्तन एकदम पड़े हुए हैं, और जो बनियान पहने हुए इनके पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं भैया, हैवी ब्रीदिंग, इस तरीके से सांसें ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सांस लेना उनके लिए कठिन हो रहा है। आगे, एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, बता दिया मैंने। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, उसको बड़ा अजीब सा फील हो रहा है ना, जब इतना सारा सफोकेशन है, बदबू आ रही है बर्तनों से, तो उसको बड़ा सफोकेशन फील होता है अपने गले में। सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, फिर वो चली जाती है ऊपर अपस्टेयर्स अपने बड़े भाई जियोफ को देखने, मतलब उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए। ही वाज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet। और उसका भाई जो था नीलिंग मतलब कि इस तरीके से घुटने के बल बैठा हुआ था, अपनी गाड़ी के किसी इंस्ट्रूमेंट को सही कर रहा था न्यूज़पेपर बिछा करके, ठीक है ना। He was 3 years out of school, 3 साल हो चुके उसके भाई को स्कूल से निकले हुए। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, भाई के बारे में क्या पता चला कि वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, यानी कि वो सीख रहा है, लर्नर है। अप्रेंटिस का मतलब क्या, लर्नर है, मैकेनिक का काम सीख रहा है। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे
टू द फार साइड टू द सिटी, और वो रोज काम करने के लिए कहां जाता है, ये बात लाइन याद रखना, वो रोज काम करने के लिए सिटी के दूर कोने तक जाता है। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, और अभी तक वो पूरी तरीके से मतलब ग्रोन अप यानी कि एक तरीके से एडल्ट हो चुका है। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, अबाउट विच ही नेवर स्पोक। और ये लाइन अभी आप लिख लो बेटा, कई सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में लिखनी पड़ेगी तुमको सेम लाइन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है। जरूरी नहीं है कि कीवर्ड एक वर्ड हो, है ना, मैंने वर्ड तो आपको बता ही रखे हैं, मैंने बताया ना स्टूप्ड, है ना, मैंने आपको बताया कि उसके पापा कैसे सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, मैंने आपको वर्ड्स के रूप में बताया कि भैया जेनेसी कैसी थी, जेनेसी रियलिस्टिक थी, उसकी गुड फ्रेंड थी, साथ ही साथ मैंने सोफी के बारे में बताया, डे ड्रीमर थी या अनरियलिस्टिक थी। ये तो कीवर्ड्स हो गए, लेकिन साथ ही साथ कुछ लाइंस भी हैं जो अपने आप में कीवर्ड हो जाती है ना। आगे आइए, तब आपको मैं बताता हूँ। एंड शी सस्पेक्टेड, वो सोचती है यार ये रोज इतनी दूर काम करने जाता है और क्या कितने लोगों से मिलता होगा, इतनी दूर जाता है, क्योंकि वो तो नहीं जा पा रही ना, वो तो स्कूल जाती है घर आती है, स्कूल जाती है घर आती है, उसके लिए तो दुनिया बस स्कूल से लेकर के घर तक की है, लेकिन उसका भाई सिटी यानी कि शहर के दूर दराज एरिया तक जाता है, तो सोचती है कहाँ कहाँ तक जाता है, क्या क्या करता होगा, है ना, वो ये सब सोच रही है। तभी लिखा है एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ, वो उसके जीवन का वो पार्ट जिसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानती है, विच शी न्यू नथिंग, उसके बारे में वो नहीं जानती है, एंड विच ही नेवर स्पोक। इसका मतलब ये भी पता चला जो इसका भाई जियोफ है ये साइलेंट रहना पसंद करता है, शांत रहना पसंद करता है, इसके बारे में ये तुमको क्वालिटी पता चली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। He said little at all, फिर बोला गया वो बहुत कम ही बोलता है, इसका जो बड़ा भाई जियोफ है बहुत कम बोलता है, एवर वॉलेंटरली, अपनी मर्जी से तो बहुत कम ही बोलता है। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका क्या मतलब है, वर्ड्स हैज टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। उसके मुंह से शब्द निकलवाने का मतलब है एक तरीके से जैसे किसी जमीन से हीरे मोती निकलते हैं ना बहुत मुश्किल से, वैसे उसके मुंह से शब्द निकालने के बराबर है। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, ये भी तुमको पता चला कि उसकी शांति से बहुत ज्यादा चिढ़ती है। व्हेन ही वाजंट स्पीकिंग इट वाज एज दो ही वाज अवे समवेयर आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोस प्लेसेस शी हैड नेवर बीन। अब देखो उसको क्या लगता है, जब भी उसका भाई शांत होता है तो उसे लगता है ये जब भी शांत होता है ये पक्का अपने दिमाग में उन जगहों पर होता होगा जहां पर ये रोज रोज घूमने जाता है, रोज अपनी मोटरसाइकिल से जाता है, वहां पर काम करता है, उन सभी लोगों से मिलता है, वही सब बातें सोच रहा होता होगा। उसको लगता है कि ऐसा सोच रहा होगा, बल्कि ऐसा सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताई डे ड्रीमर है, कुछ भी सोचा करती है। आगे देखेंगे, वेदर दे वर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी और प्लेसेस बियॉन्ड ऑफ द सराउंडिंग कंट्री। अब कंट्री का मतलब यहाँ पर शहर है, कंट्री का मतलब यहाँ पर गांव है, विलेज है, ये नहीं है कि आप देश के बाहर। भले ही वो कहाँ काम करने जाता है, जैसे कि मान लो ये उसकी डिस्ट्रिक्ट है तो आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट है ना, क्या पता इसके बगल वाली इस वाली डिस्ट्रिक्ट में काम करने जाता हो, या फिर आउटलाइन यानी कि अगर यहाँ पर इनका घर है तो आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट अगर ये मैप है तो कहीं किसी किनारे पर, है ना, डिस्ट्रिक्ट के किसी किनारे पर काम करने जाता है, किसी फार मतलब इसके बाहर किसी एरिया में काम करने जाता है, इतना ही दूर जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर जाता हो वो। आगे क्या बोला गया है, हु न्यू, वो सोचती कौन जानता है कहां जाता है। दे अटेन्ड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच। अब देखो ये भी आपको यहां पर बता दिया कि बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि वो उसके भाई को लेकर के ज्यादा फैंटेसाइज है। सीधी सी बात है, क्योंकि उसका भाई शांत रहता है, दूर घूमने जाता है, दूर काम करने जाता है, तो वो क्या है भैया स्पेशल फैंटेसाइज इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अननोन है, बिल्कुल भी अनभिज्ञ है कि उसका भाई कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। इन सभी कारणों के कारण वो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट फील करती है। ये दोनों लाइन आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब बेटा बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा रहा हूं मैं तुमको, अगर इतनी डिटेल से कोई तुमको टीचर पढ़ा देना तो क्वेश्चन आंसर पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप तुम इस सेशन को एक बार दो बार देख करके अपने आप से आंसर निकालने लग जाओगे। कीवर्ड्स मैं तुम्हें दे रहा हूं, लाइंस दे रहा हूं, की लाइंस भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हें कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा हूं, प्रोटैगनिस्ट में बता चुका हूं और भी आगे चल के बताऊंगा, थीम के ऊपर थोड़ी चर्चा हो चुकी है। आगे आते हैं। Perhaps there were also people exotic, exotic का मतलब बहुत ज्यादा शानदार, extraordinary, है ना, interesting people of whom he never spoke। ऐसा भी हो सकता है क्या पता है किसी से बात ही ना करता हो, क्योंकि it was possible, ऐसा possible है, though he was quiet and didn't make friends easily। क्योंकि ऐसा भी है क्योंकि ज्यादा बातें तो करता नहीं मेरा भाई, तो क्या पता उतनी दूर जाता हो, इतने extraordinary लोगों से बात ही ना करता हो, उनको दोस्ती ना बनाता हो। आगे she longed to know them, और वो जानना चाहती है, longed का मतलब है she desired to know them, उन लोगों को जानना चाहती है जिसके भी पास ये जाता है। she wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and, और ये बहुत ही बार बार पूछा जाएगा भैया, शी विश्ड, वो चाहती है कि वो अपने भाई से और ज्यादा अपनी नजदीकियां बढ़ा सके, उसका भाई उसको और ज्यादा पसंद करे। क्यों पसंद करे, रीजन इसका ये है क्योंकि अगर उसका भाई उतनी दूर तक जाता है भैया गाड़ी चला करके, तो उसका मन करता है अगर मेरा भाई जाता है तो मैं भी जाऊंगी उसके साथ, वो मुझे भी अगर गाड़ी से ले जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। इसीलिए वो यहां पर बोल रहा है क्या, इसीलिए वो यहां पर बोल रही है, सोफी सोच रही है कि यार मुझे अपने भाई से करीबियां बढ़ानी। दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर, शी विश्ड, वो चाहती है, शी कुड बी एडमिटेड, और ज्यादा करीब जा सके, मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस, है ना, अपने भाई के और ज्यादा करीब हो सके, और ज्यादा उससे उसका रिलेशनशिप मजबूत बन सके। एंड सॉरी एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विद हिम, और हो सकता है कि किसी दिन उसका भाई उसको अपने साथ ले जाए, ठीक है ना, ये लाइन याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। दो देयर फादर फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब होता है बेटा मना करना। इट एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, हालांकि उनके पिताजी ने उसको मना कर रखा है, किसको, जियोफ को, कि इसको बाहर मत ले जाना अपनी गाड़ी में, और उसने इस पर अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया, वो मान जाता है जियोफ जो है पापा की बात। सी न्यू ही थॉट
हर टू यंग, और शी यानी कि जो सोफी है वो मानती है कि उसका जो भाई है उसको बहुत ज्यादा छोटा मानता है, यंग मानता है, यानी कि छोटा मानता है काफी। एंड सी वाज इम्पेशेंट, और इन सब चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है, यानी कि अधीर है, उसके अंदर धैर्य नाम की चीज नहीं है। एक और चीज तुमको पता चल गई, लिखो भैया, क्या पता चल गया तुमको? कि ये जो लड़की है इम्पेशेंट भी है। वापस आओ, जहां पर मैंने इसके बारे में लिखा वहीं पर एक और चीज लिखते हैं। तीसरी चीज भी तुमको पता चली कि ये इम्पेशेंट है। ऐसे ही तो बेटा चैप्टर्स तो तुम चीजें ढूंढ ढूंढ करके लाते हो। डे ड्रीमर है, अनरियलिस्टिक है, इम्पेशेंट है, ठीक है ना। सोफी के बारे में ये पता है तुमको। जेंसी के बारे में क्या पता है? रियलिस्टिक है, गुड फ्रेंड है, अच्छी लड़की है, ठीक है। इसके भाई के बारे में क्या पता है? बड़े वाले भाई के बारे में, पापा के बारे में पता है, सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। बड़े भाई के बारे में क्या पता चला? भैया साइलेंट रहता है, शांत रहता है, ठीक है। काफी लोगों के बारे में काफी कुछ जान रहे हो तुम। आगे चले, चलो। Impatient, she was conscious of vast world out there waiting for her. उसको लगता है कि जैसे कि पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही है। And she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. और उसको लगता है, वो एकदम जल्दबाजी में सोचती है। instinctively का मतलब क्या है? विदाउट कॉन्शियस थॉट, बिना सोचे समझे बोलती है कि जैसा वो घर में फील करती है वैसा ही वो कहीं पर भी जाएगी तो फील करेगी। जितना ज्यादा आनंद उसको घर पर आता है उतना ही आनंद उसको किसी भी जगह आएगा जहां पर वो घूमने जाएगी, ठीक है ना। यहां तक सभी को क्लियर है? पढ़ते हैं आगे बच्चे। इट क्या लिखा भाई? एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और ऐसा लगता है जैसे कि जो पूरा का पूरा दुनिया है ना उसके अराइवल, उसके आने का इंतजार कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है वो कब आएगी सोफी। एंड शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग, अब देखो फिर से इमेजिन कर रही है, क्या बोल रही है? उसने अपने आप को देखा हुआ है, इमेजिन क्या हुआ? राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, जियोफ के पीछे वो मोटरसाइकिल में बैठी है और जियोफ गाड़ी चला रहा है, वू वू। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, और उसके भाई ने क्या पहन रखा है? लेदर की जैकेट पहन रखी, नई नई सी। शी हैड येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड, और उसने किस तरीके का कपड़ा पहन रहा है? उसने इस तरीके की येलो ड्रेस पहनी हुई है जो गाड़ी तेज चलने पर पीछे की तरफ उड़ रही है ना। एकदम गाना चल रहा है, चले जैसे हवाएं सनन सनन, और इनका एकदम कपड़ा सनन सनन उड़ सा रहा है, ठीक है ना। आगे, देयर was a sound of applause as the world rose to greet them, है ना। ऐसा लग रहा है मान लो जब ये गाड़ी से जा रहे हैं दोनों लोग तो पूरी की पूरी दुनिया अप्लॉज करे, इनके लिए तालियां बजा रही, वाह 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 वाह, सोफी रानी आई है, सोफी रानी आई, ऐसा उसके दिमाग में चलता है। He sat frowning at the oily क्या? He sat frowning at the oily, अब यहां पर ये डिजायर की दुनिया से एकदम से रियलिटी में आ गई है। He sat frowning at the oily component, he क्या लिखा है? cradled in his hands as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak, और ऐसा लग रहा है फ्रोनिंग वो किसकी तरफ घूर रहा है? इसका जो भाई है, ही यहाँ पर कौन है? यहाँ पर ही इसका बड़ा भाई है जियोफ है ना। इसका बड़ा भाई जियोफ जो घूर रहा है अपने कंपोनेंट को जिस पर वो काम कर रहा है, और कैडल का मतलब क्या बेटा? होल्ड, जिसको पकड़े हुए अपने हाथों में, और ऐसा लग रहा है मान लो वो एक छोटा सा एनिमल उसका कंपोनेंट और वो सही नहीं हो रहा है, तो उससे पूछ रहा है भाई तू कैसे सही होगा? मान लो मेरे हाथ में एक माउस है, मान लो मेरे हाथ में ये माउस है और मुझे नहीं पता है कैसे काम करेगा भैया, तो मैंने क्या किया? मैं मान लो इसको एकदम, अबे चूहे कैसे काम करेगा बता दे, कैसे सही कर दो तुझको, तो इस तरीके से उसको कंपोनेंट को हाथ में लेकर के वो सोच रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, विलिंग टू स्पीक, ठीक है आगे। एंड ही वॉज विलिंग टू स्पीक, और ऐसा उम्मीद कर रहा है उसका भाई कि वो बोले, ठीक है ना, ऐसा उसको लग रहा है। अब ये क्या बोल रही है? सोफी ने क्या बोल दिया? अब यहां से नई कहानी शुरू हो रही है, ठीक है ना। एक पार्ट यहां तक का था, अब यहां से नई कहानी शुरू होना शुरू हो जाएगी। अभी एक और कहानी आएगी भैया। ये कैसी वाली कहानी पेपर में ज्यादा पूछी जाती? आई मेट डैनी कैसी, सोफी सेड। अब सोफी ने क्या बोला कि मैं डैनी कैसी से मिली। अब पूछोगे डैनी कैसी कौन है? तो डैनी कैसी एक आयरिश फुटबॉलर है, ठीक है ना। कौन है? एक लिख दें भैया, आयरिश फुटबॉलर, तो फोटो भी लगी है आप में सामने, ठीक है। ही इज अ आयरिश फुटबॉलर। आगे बढ़ेंगे भैया। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली वेयर, अब ये ही कौन है? ही यानी कि जियोफ। जियोफ एकदम भौचक्किया करके उसकी तरफ देखता है, कहां 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 मिल गई तुम उससे? इन द आर्केड, फनीली इनफ, है ना। और वो क्या बता रही है? ये सोफी बता रही है कि मैं उससे आर्केड में मिली। आर्केड यानी कि जहां पर मार्केट्स होती है ना लाइन से, जैसे कि ये लाइन है एक, ये लाइन है, इधर मार्केट लगी है खूब सारी, इधर मार्केट लगी, तो ऐसे ही एक मार्केट में उससे मिली, जैसे कि चांदनी चौक हो गया, है ना, लक्ष्मी बाजार हो गया दिल्ली का। इट इज नेवर ट्रू, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता। उसका भाई बोलता है कि ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता, जियोफ बोलता है ये सही नहीं हो सकता। आई डिड टू, अरे मैं मिली हूं, है ना। वो क्या बोलती है? मैं मिली हूं। वो कहता है यू टोल्ड डैड, जियोफ पूछा क्या तुमने पापा को बताया? शी शूक हर हेड, तो अपने सर को शूक का मतलब होता है ऐसे मना करना, नहीं मैंने नहीं बताया, ऐसे करके वो करती है ना। चेस्टन का मतलब बहुत ही कैरिज्मेटिक हो जाती है। एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, और उसको वो बता रही है एक तरीके से, वो इस तरीके से कर रही है, और उसका इंप्रेशन कुछ ऐसा है कि अरे मैं अपनी सारे सीक्रेट सबसे पहले तुम्ही को बताती हूँ, नहीं हम लोग कभी नहीं बताया, मतलब ये दिखाने के लिए अरे तुम्ही को तो सबसे पहले हम बताते हैं सारी चीजें और किसी को कहां बताते हैं, ठीक है। आई डोंट बिलीव इट, उसका भाई बोल रहा है मैं इस बात को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, है ना। ये कौन बोल रहा है? जियोफ बोल रहा है मैं विश्वास नहीं करता। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ, अब ये कौन बोल रही है? ये सारी की सारी लाइनें किसकी हैं भैया? अरे ये किसकी? सोफी की। सोफी क्या बोलती है? मैं वहां पर कपड़े देख रही थी रॉयस विंडोज पे। रॉयस विंडोज क्या एक दुकान है जिस तरीके से भैया क्या बोलते हैं
रेमंड है, जिस तरीके से महालक्ष्मी है, मान्यवर है, ये सारे के सारे कपड़े के ब्रांड्स हैं। वैसे ये भी रॉयस विंडोज, रॉयल कोई कंपनी का नाम है भैया, उसकी खिड़की के बाहर ये सारी वो देख रही थी। देखा नहीं तुमने कई सारे जो कपड़े के शोरूम्स होते हैं तो अपने बाहर डमी खड़े कर देते हैं या लोग वहां पर देखते हैं किस तरीके की फोटोज बन रही हैं, वही वो फोटोज ही देख रही थी। समवन केम एंड स्टूड बिसाइड हर, कोई आया मेरे बगल में खड़ा हो गया, एंड आई लुक्ड अराउंड, और मैंने पलट करके देखा तो कौन हो सकता था, ये तो डैनी कैसी था। इस तरीके से अपने भाई को बताती है। ऑलराइट, व्हाट डज ही लुक लाइक, तो उसका भाई पूछता है जियोफ, अच्छा ये बताओ कैसा दिखता है। ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, तो सोफी कहती है अरे तुम जानते हो कैसा दिखता है, टीवी पे देखा ही होगा। वो पूछता है क्लोज टू, मतलब वो पास से कैसा दिखता है, मुझे ये बताओ। वेल ही हैज ग्रीन आइज, तो बताती है उसकी हरी आंखें, इंपॉर्टेंट, जेंटल आइज है, काफी प्यारी आंखें, एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, और वो उतना लंबा नहीं जितना सोचने में लगता है। सी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, उसने सोचा अपने भाई को उसके दांतों के बारे में बताए कि ना बताए, लेकिन सोचा नहीं बताती हूँ, ठीक है ना। फिर देयर फादर हैड वॉश्ड when he came in and his face and arms were shiny and pink and he smelled of soap। अब तब तक उनके पिताजी नहा धो करके आ गए थे भैया, साथ ही साथ उनका चेहरा, उनकी स्किन बहुत चिकनी लग रही थी, साथ ही साथ उनके भैया सोप की महक भी आ रही। देखा रही तुम, घर में हम लोग जब नहा के आते हैं तो साबुन की महक आती है, अच्छी अच्छी फ्रेश सी महक आती है, वैसी महक आ रही। पापा आ गए भैया, अब टीवी भी चलाएंगे। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, पिताजी ने आकर के टीवी चलाई। टॉस्ड वन ऑफ द लिटिल डायरेक्ट शूज, और भैया उसका जूता जो था सोफे पर रखा था जहां पर उनको बैठने का था, उसको फेंक देते हैं। टॉस्ट का मतलब क्या, फेंक देते हैं कहीं और पे। फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा, सोफा पर फेंक देते हैं अपनी कुर्सी से। एंड सेट फ्रॉम विद अ ग्रंट, और कुछ बुदबुदाते हुए, बड़ा बदतमीज बच्चा है, कहीं पे भी जूता, ऐसे करके कुछ बुदबुदाते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, ठीक है। आगे आइए। सोफी met डैनी कैसी, जियोफ सेड। अब यहाँ पर जियोफ क्या बताता है, जियोफ बता देता है पापा को कि सोफी पता है डैनी कैसी से मिलकर के आई है। सोफी रिंकल्ड, है ना, सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, और सोफी एकदम पलट करके देखती पापा की तरफ कि पापा देखो क्या बोलेंगे, है ना। जब वो बता देता है ना जियोफ कि भैया पता है ये मिलकर के आई, तो पापा की तरफ देखने लग जाती है कि भैया सोफी क्या है, मुड़ करके पापा की तरफ देखने लग जाती है। हर फादर टर्न्ड ऑन हिज थिक नेक, उसके पिताजी अपनी मोटी सी गर्दन, अपनी गर्दन मोड़ते हैं और उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। एट हर, उसकी तरफ देखते हैं। हिज एक्सप्रेशन वाज ऑफ डिसडेन, और बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली तरीके से उसको देखते हैं। फिर से कुछ नौटंकी कर रही हो, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि हम कहानियां बनाती रहती है ना। इट्स ट्रू, जियोफ सेड, जियोफ कहता है नहीं ये बात सच है। आई वंस न्यू अ मैन, और पिताजी बोल रहे हैं, ये बातें कौन बोल रहा है, पिताजी बोल रहे हैं यहाँ से। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी, मैं एक आदमी को जानता था जो पता है टॉम फिनी को जानता। टॉम फिनी भी एक बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, ठीक है ना। हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविजन, और अपना टेलीविजन की तरफ देखते हुए बोलते हैं पता है मैं एक आदमी को जानता था, मेरा एक दोस्त था जो टॉम फिनी से मिला हुआ था, बट दैट वाज अ लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन बहुत समय पहले। तो जियोफ कहता है हाँ आपने बताया था। कैसी माइट बी दैट गुड समडे, तो उसके पिताजी कहते हैं शायद कैसी भी किसी दिन इतना अच्छा हो जाए, टॉम फिनी के इतना अच्छा खिलाड़ी बन जाए, जैनी कैसी भी शायद किसी दिन इतना अच्छा खिलाड़ी बन जाए। पिताजी बोलते हैं बेटर देन दैट ही इज द बेस्ट, है ना। तो उसका भाई बोलता है शायद उससे बेटर बन जाए, उससे बेहतर बन जाए। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, अगर वो घमंड में नहीं जाता है ना, कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर, मतलब कि अगर अपने, इसको एक तरीके से मुहावरा समझिए कि अगर वो अपने सर को अपने गर्दन पर ही रखता है, ये नहीं कि आसमान में उड़ने लग जाए, तो हो सकता है वो अच्छा बन जाए। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपर्ली, अगर लोग उसको सही तरीके से ट्रीट करें। एंड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर यंगर्स इन गेम्स दीस डेज, और आजकल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी तो हैं। कोई सोशल मीडिया वाला आ जाए, कोई लड़की आ जाएगी पीछे से, फोटो खिंचा लो फोटो खिंचा लो, कोई पीछे पड़ जाएंगे, इस तरीके से लोग भी तो पीछे पड़ते हैं। ही विल बी ऑलराइट, ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, है ना। तो ये उसका भाई बोलता है, कौन, जियोफ बोलता है कि अरे वो पापा से बोल रहे हैं कि अरे वो पक्का कर लेगा, वो एक बेस्ट टीम में इस कंट्री की। ही इज वेरी यंग येट, तो उसके पिताजी क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं अभी बहुत छोटा है। ही इज ओल्डर देन आई एम, तो यहाँ पर जियोफ बोलता है मुझसे तो बड़ा ही है वो। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, तो फादर बोलते हैं यार फर्स्ट टीम, यानी किसी भी, जैसे हमारे यहाँ एक है इंडियन क्रिकेट टीम, एक है इंडियन क्रिकेट टीम, एक होती है भैया रणजी टीम, है ना। तो ये होती है भैया फर्स्ट टीम और ये होती है सेकंड टीम। इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट टीम यानी कि कंट्री के लिए, देश के लिए खेलने वाली टीम के लिए थोड़ा छोटा है। तो यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। तो जियोफ कहते हैं ऐसी बातों से पापा आप डिबेट नहीं जीत पाओगे। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेट फ्रॉम द टेबल। अब ये सोफी ने एक नया तीर मार दिया भैया, क्या बोला इसने, पागलों की तरीके कुछ भी बोलती है ये। अब बोलती पता है वो एक शॉप खरीद, एक दुकान खरीदने जा, इसको पता है मन करता है कुछ ना कुछ ये बोलती रहे, बीच में टपर टपर करती रहे। बोलती पता है वो एक दुकान खरीदने जा रहा है। हर फादर ग्रिमेंस्ड, है ना, उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं। ग्रिमेंस का मतलब क्या, एंग्री लुक देते हैं, अरे बकलोल कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलेगी ये लड़की। आगे वेयर डू यू हर्ड दैट, है ना, वेयर हैड यू हियर दैट, तुमने कहां पर सुन लिया, वेयर डिड यू हियर दैट, ठीक है। ये कौन बोले, फादर बोले तुमने कहां सुन लिया। ही टोल्ड मी, सो उसने मुझे बताया, सोफी बता रही है। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। उनके पिताजी क्या बोलते, फादर बोलते हैं अरे यार कुछ इनऑडिबल, अपने मुंह में ही बोलते हैं, अरे यार ये लड़की से बात करना ही पागलपन है, फालतू कहानियां बताती है, हमको भी मूर्ख बनाती, खुद तो है मूर्ख। और फिर भैया अपनी कुर्सी मोड़ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी एक और नई स्टोरी आ गई फालतू की। सी मेट हिम इन द आर्केड, जियोफ सेड, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। और वो बोलता है, जियोफ क्या बोलता है, अरे ये सच में उससे आर्केड में मिली है, और बताता है किस तरीके से उससे मिली, है ना, किससे,
डैनी कैसी से, one of these days you are going to talk yourself into a load of trouble, her father said aggressively। और उसके फादर एग्रेसिवली कहते हैं उसके लिए, सोफी के लिए, कि पता है ऐसी कहानियों को लेकर के अगर तुम सीरियस रहोगी ना, फालतू कहानियां तुम्हारे दिमाग में उपजती रहती हैं, तो किसी दिन तुम एक सीरियस प्रॉब्लम में आओगे, और लास्ट में सच में ही प्रॉब्लम में आने वाली है। आगे देखते हैं, जियोफ knows it's true don't you जियोफ। तो सोफी कहती है, जियोफ तुम जानते हो ना कि ये कहानी मैं सही बता रही हूँ, मैं सही बात बता रही हूँ, है ना, बताओ ना जियोफ, जानते हो ना। तो इनके पिताजी क्या बोलते हैं, फादर ये वाली लाइन बोलते हैं, he don't believe you though he like to, है ना, वो चाहता है तुम्हारी बात को बिलीव करना, लेकिन वो तुम पर बिलीव नहीं करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो जाता है स्टोरी का, पार्ट 2 यहाँ से शुरू हो जाता है। अगर अभी तक जितना भी पढ़ा है इंटरेस्टिंग लगा है, मजेदार लगा है, क्योंकि वन शॉट में पता है क्या होता है बेटा, वन शॉट में वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है। ऐसे लाइव में मैं कैमरे के सामने होता हूं, कैमरे के पीछे आप लोग होते हो अपने फोन लेकर के। अभी मुझे पता है मेरे पीछे कोई नहीं है, जब ये वीडियो अपलोड की जाएगी चैनल पर, फिर आप लोग देख रहे होते हो, तो काफी ज्यादा पता है बोरिंग होता है, मेरे लिए तो होता है यार, बाकी टीचर्स का नहीं पता। मुझे रिकॉर्डिंग करना, मुझे पता है मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ यार, बाद में होगा जब ये वीडियो पड़ जाएगी, फिर तुम लोग सोच रहे हो हाँ भैया हमसे बात कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली राइट नाउ इट इज जस्ट अ कैमरा टू whom I am talking to। हेलो कैमरा। वो बोलता भी नहीं है यार, है ना। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर सच में समझ में आ रहा है तो तुम लोग कमेंट्स किया करो, तुम्हारे कमेंट्स ही होते हैं यार जिससे लगता है कि हाँ जो मेहनत की जा रही है, जो नए नए तरीका इजाद करता हूँ, है ना, चीजों को सही बेहतर बताने की कोशिश करता हूँ, वो तुम तक पहुंच रहा है। कमेंट्स नहीं आते तो फिर लगता है यार कि कैमरे तक की बात रह गई, शायद बच्चों तक पहुंच नहीं पाई, है ना। कमेंट्स और लाइक वो तरीका है बेटा जिससे मुझे पता चलता है कि हाँ यार, और कमेंट्स तुम्हारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, मैं दोनों को वेलकम करता हूँ यार। जरूरी नहीं कि अरे एक बच्चे को अच्छा ही लगेगा, अरे यार भैया दुर्राटे काट दी, मजा आ गई, इतना अच्छा किसी ने नहीं पढ़ाया। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अच्छा नहीं पढ़ाया, हालांकि आज तक किसी ने नहीं कहा, पर तब भी अगर आएगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा यार, मैं अपने आप को और बेहतर बनाऊंगा, पर कमेंट तो करो यार। सच में आई रियली वांट कि बच्चे कमेंट करें, मुझे बड़ा वो रहता है कि मैं अपने वीडियोस को देखता हूं, मैं देखता हूं कमेंट आए क्या, कमेंट आए क्या। कमेंट होते हैं वैसे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, पर तब भी 1000 व्यूज होते हैं, तो उसमें भैया देखता हूं 200 कमेंट्स हैं, 150 कमेंट्स हैं, भैया 1000 व्यूज पे 100 कमेंट्स, 10% बहुत कम है। चलो आगे बढ़ते हैं, बातें हो गई। अब यहाँ पर एक पार्ट खत्म हो गया, अब नया एकदम दिमाग को फ्रेश कर लो, दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। हालांकि रहेगा वही सीन, लेकिन यहाँ पर सीन अलग है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर, द टेबल लैम्प cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the large poster of United's first team, the squad, and the row of colored photographs beneath 3 of them of young Irish prodigy Cassie। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, उसके भाई का, ये जो भाई है ना जियोफ, ये जियोफ के कमरे का यहाँ पर दिया गया भैया एक तरीके से जियोफ्स रूम। प्रॉमिस शी विल टेल नो वन, सोफी सेड। अब सोफी का नया मामला शुरू हो गया, ये कह रही है, सोफी कह रही है अपने भाई से कि एक बात मैं तुमको बताने जा रही हूँ, प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताना, ठीक है। नथिंग टू टेल इज देयर, तो कह रहा है ऐसा कुछ है नहीं जो तुम बताओ, है ना। ये कौन बोल रहा है, ये उसका भाई बोल रहा है जियोफ, कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम बताओगी मुझे, ठीक है ना। आगे, प्रॉमिस जियोफ डैड वुड मर्डर मी, प्रॉमिस करो जियोफ कि मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ तुम नहीं बताओगे, क्योंकि अगर तुमने बता दिया तो डैड वुड मर्डर मी, डैड मेरी जान ले लेंगे। अच्छा ठीक है, ओनली इफ यू थॉट इट वाज ट्रू। तो जियोफ कहता है कि हाँ, हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारी बात को बड़ा विश्वास ही करते हैं ना, अगर तुमने कुछ उनको बता भी दिया, इनको कुछ पता भी लग गया, तो भी वो तुम्हारी बात को विश्वास नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तो कहती प्लीज जियोफ वादा करो नहीं बताओगी। तो वो क्या कहता है, क्रिस सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर इसका भाई क्या बोल रहा है जियोफ कि फॉर गॉड से, क्रिस ने हम लोग बोलते हैं हे भगवान ये लड़का कब सुधरेगा, तो ऐसे वो बोल रहा है फॉर जॉर्ज क्राइस्ट, है ना, हे भगवान ये सोफी तुम कब सुधरोगी, यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी भी स्कूल पे हो, और कैसी के पीछे ना स्ट्रिंग मतलब कि लड़कियों की लाइन लगती होगी। नो ही डजंट, तो ये कौन बोल रही, सोफी बोल रही नहीं उसके पीछे कोई लाइन नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, ही जियर्ड, और उसने थोड़ा चिढ़ाते हुए पूछा अच्छा तुमको कैसे पता उसके पीछे लड़कियों की लाइन है कि नहीं है। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, तो सोफी बता रही क्योंकि उसने मुझे बताया। अच्छा, एज इफ एनीबडी वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर जियोफ कह रहा हाँ जैसे कि कोई भी लड़का किसी लड़की को ऐसे ही बता देगा कि मेरे पीछे कोई लड़कियों की लाइन नहीं है, ठीक है। यस ही डिड, ही इजंट लाइक दैट, ही इज क्वाइट। अब वो क्या बोल रही है सोफी, हाँ उसी ने मुझे बताया, वो थोड़ा शांत है, उन लड़कों के तरीके नहीं जो अपने साथ खूब सारी लड़कियां लेकर के घूमे। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। अब यहाँ पर जियोफ कहता है कि मुझे तो नहीं लगता इतना शांत है, अगर इतना ही शांत होता तो तुम्हें क्यों बताता कि आखिरकार उसके पीछे लड़कियों की लाइन नहीं है। आगे, इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, तो कह रही नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जियोफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, ये तो मैं थी जिसने सबसे पहले बोला, डैनी नहीं बोला। व्हेन आई सॉ हु इट वॉज आई सेड एक्सक्यूज मी बट आंट यू डैनी कैसी। जब मैंने उसको देखा वहां पर आर्केड में, गली में, गलियारे में, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम डैनी कैसी हो, and he looked sort of surprised and he said yes that's right, और वो थोड़ा सा सरप्राइज था, थोड़ा सा भौचक के आ गया था, एकदम से अजीब सा फील कर रहा था, और उसने कहा हाँ मैं ही डैनी कैसी हूँ। and I knew it must be him because he had the accent, you know, like when they interviewed him on the television। और जैसे ही उसने मुझसे बोला कि हाँ मैं ही हूँ, मैं तो जान गई थी हाँ ये पक्का यही है, क्योंकि उसका जो बात करने का एक्सेंट था, जो उसका बात करने का तरीका था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने तब देखा था जब टेलीविजन पर उसका इंटरव्यू लिया गया था। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, तो मैंने उससे कहा कि क्या मुझे ऑटोग्राफ दे दोगे मेरे छोटे भाई डेरेक के लिए। बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, लेकिन ना तो मेरे पास ना ही उसके पास
दोनों के पास पेन और पेपर नहीं था. सो देन वी मस्ट टॉक अ बिट. तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बात की अबाउट द क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में. He seemed lonely, और वो एकदम अकेला प्रतीत हो रहा था वहां पर. आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड. आखिरकार वो वेस्ट ऑफ आयरलैंड से, आयरलैंड का है ना, तो आयरलैंड से यहाँ खेलने के लिए आया, तो उसके लिए तो होगा ना यहाँ पर अकेला, कोई दोस्त नहीं होगा उसका. एंड देन जस्ट एज ही वाज गोइंग, और जैसे ही वो वहां से जा रहा था, ही सेड, उसने मुझसे पूछा, इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ. ऑफ कोर्स, है ना. तो जस्ट एज ही वाज गोइंग, जैसे ही वो जा रहा था, उसने क्या कहा कि अगर इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, है ना, कि अगर मैं उससे दोबारा मिलना चाहूं. कौन पूछ रहा है? डैनी कैसी ने मुझसे पूछा कि अगर मैं उससे दोबारा मिलना चाहूं तो वो मुझे ऑटोग्राफ जरूर देगा. तो मैंने कहा ऑफ कोर्स, है ना. आई सेड आई वुड, मैं जरूर मिलूंगी. एज इफ ही हैड एवर शोन अप. अभी ये किसने बोला? ये उसका भाई बोल रहा है, बड़ा जियोफ. वो कभी नजर नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा तुमसे मिलने, है ना. यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू. तो अब यहाँ पर सोफी कह रही, मतलब कि तुम मेरी बात तो मानते हो ना कि हाँ मैं उससे मिली थी. अभी तक वही नहीं मान रहा था, कम से कम ये तो मानते हो ना कि मैं उससे मिली थी. ही ड्रैग्ड हिज जैकेट which was shiny and shapeless from the back of the chair and pushed his arm into it. उसने क्या किया? ड्रैग का मतलब अपनी जैकेट को उठाया जो कि चेयर पर रखी हुई थी, फिर उसके बाद उसमें एक हाथ अपना डाल दिया. नहीं, पहनने के लिए हम लोग करते हैं, कपड़ा ऐसे लेते हैं, फिर उसमें एक हाथ डालते हैं, फिर ऐसे कर करके दूसरा हाथ डालते हैं. तो उसने अपना एक हाथ डाल दिया. लेदर की जैकेट थी, काले कलर की रही होगी, शेपलेस, अच्छी नहीं दिख रही थी. आगे शी विज्ड, वो सोच रही थी सोफी की, ही पेड मोर अटेंशन. यहाँ पर ही कौन है? जी ऑफ के लिए सोच रही है कि उसका जो बड़ा भाई है, पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, कि अपना जो उसका बड़ा भाई है थोड़ा अपने देखने पर, किस तरीके का वो दिखता है, इस पर और ध्यान दे तो और अच्छा लगेगा. विच डी केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स. अगर वो अपने अपने भाई के बारे में सोच रही कि शायद अगर वो अपने जो कपड़े पहनता उसके बारे में और ज्यादा ध्यान देता तो और ज्यादा जचता. ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, है ना, वो लंबा है और उसका चेहरा कैसा है? स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, है ना, उसका स्टार ड्रॉन्ग कलर है ना, डार्क कलर है, ड्रॉन्ग नहीं होता कुछ भी. हैंडसम सी थॉट, और उसने सोचा मेरा भाई कितना हैंडसम है. इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड, ही सेड, है ना. और उसने क्या बोला? ये सबसे अनलाइकलीस्ट थिंग है जो मैंने आज तक सुनी है. किसने बोला? ही कौन है भैया? ही यानी कि उसका जो बड़ा भाई है, उसके लिए बोला कि ये सबसे अनलाइकलीस्ट थिंग है जो तुम ये बोल रहे हो, है ना, कि ये जितनी भी तुम बातें बता रही हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो. ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिम टू वॉच यूनाइटेड. और हर सैटरडे को, हर शनिवार को, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि वो लोग कब जाते थे मैच देखने, तो आप बता देना भैया सैटरडे को, ठीक है ना. दे मेड देयर वीकली पिलग्रिम. पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है? तीर्थ यात्रा. पिलग्रिमेज का मतलब ये भी होता है जहां पर आप जाते ही जाते हो, है ना. अब जैसे कि कोई पियक्कड़ है तो भैया हर शाम को रात को 9 बजे 10 बजे पहुंच जाएगा ना वो ठेले पे, ठेके पे, या फिर दारू की दुकान पर, तो उसके लिए क्या है? पिलग्रिमेज है. तीर्थ यात्रा पर लोग जाना चाहते हैं ना, जीवन में हमेशा जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्री बनना चाहते हैं, तो भाई पिलग्रिम है उसके लिए रोज रोज वहां जाना. इनकी फैमिली के लिए, ये जो क्या बोलते हैं सोफी की फैमिली है, इनका क्या भैया? पिलग्रिम है एक तरीके से. इनकी क्या तीर्थ यात्रा? ये लोग कहाँ हमेशा जाते हैं? हर शनिवार को. दे मेड देयर वीकली पिलग्रिम. हर सप्ताह के शनिवार में लोग जाते हैं यूनाइटेड का मैच देखने. इस तरीके से सोफी एंड हर फादर, सोफी और उसके जो पिताजी हैं, एंड लिटिल डेरेक, और जो डेरेक है यानी कि इसका जो छोटा भाई है, वेंट डाउन नियर द गोल. ये लोग कहां जाकर के बैठते हैं? ये गोल के पास वाली, जैसे कि ये है ना, ये गोल लगा हुआ है, गोल पोस्ट, तो इसके पास वाली जो कुर्सियां, यहां पर जाकर के बैठ जाते हैं. कौन कौन? सोफी, सोफी के पिताजी और लिटिल डेरेक. वहीं पर जो इनका बड़ा भाई जियोफ है सोफी का, एज ऑलवेज वेंट अप विद हिज मेट्स. मेट्स का मतलब क्या है? अपने दोस्तों के साथ वो जाकर के ऊपर बैठता है जाकर के. यहाँ पर इसका मतलब क्या है? फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ ऊपर बैठता है जाकर के. यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड कैसी ड्रोव इन द सेकंड गोल, है ना. और किस तरीके से यूनाइटेड मैच जीत जाती है, और जो कैसी था, डैनी कैसी, उसी ने सेकंड गोल मारा था. कैसे मारा था? अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंट एंड आयरिश जीनियस, है ना. ब्लेंड ऑफ इनोसेंट यानी कितना इनोसेंट दिख रहा है वो आयरिश जीनियस. गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स, है ना, दोनों डिफेंडर्स के राउंड में आते हुए, राउंड से आते हुए आया वो. ऑन द एज ऑफ द पेनाल्टी एरिया, जहां पे पेनाल्टी एरिया होती है उसके किनारे पर, एज का मतलब होता है किनारा. विद हर फाल्टर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम द डजन यार्ड्स. और लगभग डजन यार्ड्स मतलब कि 12 यार्ड दूर से ही उसने दोनों डिफेंडर्स को बीट करते हुए एक गोल मार दिया और गोल चला गया. सोफी ग्लोड विद प्राइड. सोफी के गाल थोड़ा गुलाबी हो गए, गाल गुलाबी हो गए, क्योंकि उसको लग रहा है ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, या फिर उसको उसके मन में उसके लिए अट्रैक्शन आ गया ना, तो उसके गाल गुलाबी हो गए, थोड़ा शर्माने लग गई. आफ्टरवर्ड्स जियोफ वाज एस्टेटिक. और उसके बाद जियोफ बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि भैया यूनाइटेड टीम जीत चुकी थी, और किसने भैया? डैनी कैसी ने गोल मार दिया था बढ़िया सा. आई विश ही वॉज एन इंग्लिशमैन, समवन सेड ऑन द बस. और जब ये लोग अपने घर वापस आ रहे होंगे तो किसी ने बस में बोला होगा, काश डैनी कैसी एक इंग्लिशमैन होता तो हम लोग पक्का जीत जाते. और वो लोग ये भी बोल रहे हैं, Ireland will win the World Cup. Little Derek told his mother when Sophie brought him home. और जब वो छोटा डेरेक है, छोटा भाई है जो सोफी का, वो घर आके अपनी मम्मी से क्या बोलता है पता है? आयरलैंड पक्का मैच जीत जाएगी. क्यों? क्योंकि उनके पास डैनी कैसी जो होगा. हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट. उनके पिताजी कहां चले जाते हैं? वो सेलिब्रेट करने चले जाते हैं. कहां पर?
पब में चले जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, भैया अपन अपनी टीम तो जीत गई, अब हम जाकर के एकदम दारू चढ़ा करके नशे में घूमेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, व्हाट्स दिस। अब ये यहां से दूसरा भैया वाक्य शुरू हो जाता है, ठीक है ना। वो वाक्य खत्म हुआ, अब ये लोग स्कूल से आने जाने वाला रास्ता फिर से शुरू हुआ। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते जेनेसी बोल रही है किससे, यहां पर देखो जेनेसी बोलने वाली किससे बोल रही, सोफी से, कि ये सब क्या तुम बातें बता रही थी। तो सोफी पूछती किसके बारे में, योर जियोफ टोल्ड अवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी। तो यहां पर जेंसी बता रही है कि तुम्हारा जो जियोफ है ना, उसने मेरे बड़े भाई फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैसी से मिली हो। दिस वाजंट एन इंक्विजिशन, जस्ट जेंसी बीइंग नोजी, है ना। इंक्विजिशन का मतलब वो बहुत ज्यादा कुछ जानने के पर्पज से नहीं कर रही थी, वो बस थोड़ा क्यूरियस हो रही थी, है ना। बट सोफी वाज स्टार्टल्ड, लेकिन सोफी जो थी बुरी तरीके एकदम अचंभित हो गई। इसको कैसे पता लग गया, ओ दैट, ये कौन बोल रही, सोफी बोल रही, ओ दैट। जेंसी फ्राउन, जेंसी को गुस्सा आ गया थोड़ा सा, जेंसी के है ना भौवें चढ़ गई ऊपर। सेंसिंग सी वाज कवरिंग, है ना, ऐसा लगा जेंसी को कि ये वो बात बताना नहीं चाहती, कवर कर रही है उस बात को। तो वो बोलती यस दैट, हाँ वही बात, कौन वाली बात, वही बात कि हाँ तुमने अपने बड़े भाई को बताया कि तुम डैनी कैसी से मिली। वेल यस आई डिड। तो भैया सोफी कहती हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड, और जेंसी ने कहा तुम कभी भी नहीं मिली हो, झूठ मत बताओ। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, है ना, उसने बड़ा घूर करके ग्राउंड की तरफ देखा। डैम दैट जियोफ, दिस वाज अ जियोफ थिंग। ये क्वेश्चन बनेगा बेटा, दिस वाज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। अब आपसे पूछा जाएगा इसका क्या मतलब है, दिस वाज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो कैसे करोगे आप, दिस वाज अ जियोफ थिंग यानी कि वो सिर्फ जेंसी सिर्फ सोफी और जियोफ के बीच की बात थी, वो किसी और को नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन जियोफ ने क्या किया, वो बात जेंसी के बड़े भाई फ्रैंक को बता दी, जिसके कारण अब वो जेंसी को भी पता लग चुकी है। और जेंसी थिंग क्यों नहीं है, मतलब जेंसी को क्यों नहीं पता लगना चाहिए, अभी पता चलेगा। इट वाज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, यानी कि ये कुछ स्पेशल था जो सोफी और किसके बीच में रहना चाहिए था, जियोफ के बीच में। समथिंग सीक्रेट, सीक्रेट बात थी, इट वाजंट जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये जेंसी को बिल्कुल नहीं पता लगनी चाहिए थी, क्योंकि टेल गॉकी जेंसी, गॉकी का मतलब यहाँ पे बेहुदा जेंसी, गॉकी का मतलब है ग्रेसलेस, है ना, और रो यहाँ पर दूसरा वर्ड है ना। तो क्या बोला जा रहा है, टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। आप, है ना, वो बता रही है अपने मन में सोच रही है, इस बेहुदा जेंसी को कुछ भी पता लग जाता है तो फिर ये पूरे मोहल्ले में जाकर के गा देती है। डैम दैट जियोफ वाज नथिंग सेक्रेट, है ना, यार जियोफ ने क्या हम लोगों के बीच में कुछ भी खास नहीं रह सकता क्या, कुछ भी एकदम ऐसा नहीं रह सकता जो सिर्फ मेरे और उसके बीच में रहे और किसी को ना पता चले। इट्स अ सीक्रेट मीन टू बी। तो ये सोफी क्या बोलती है, ये एक सीक्रेट था, एटलीस्ट सोचा तो ये था कि सीक्रेट लेगा, तुमको पता चल गया। आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। जेंसी बोलती है अरे सोफ तुम परेशान क्यों होती हो, वैसे भी मैं तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट ही रखूंगी। आई वाजंट गोइंग टू टेल एनीवन, देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इन माय डैड इफ माई डैड गेट्स टू हियर ऑल दिस, है ना, मेरे घर में क्या हो जाएगा, मेरे घर में एकदम हल्ला गुल्ला होने लग जाएगा अगर मेरे पिताजी को पता चल गया, मेरे पापा को पता चल गया कि मैं जेन्नी कैसी से मिली थी और मैं उससे दोबारा मिलने वाली हूँ। जेंसी ब्लिंक्ड, है ना, जेंसी एकदम से ऐसे करके थोड़ा सा अचंभित हो रही है। अ रो, आई वुड थॉट ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग, मुझे लगा कि तुम्हारे पापा चफ्ड यानी कि बहुत ज्यादा हैप्पी फील करेंगे, प्रेज मतलब कि खुश हो जाएंगे कि तुम डैनी कैसी से मिली। तो सी रियलाइज्ड, अब सी यहाँ पर कौन है, सी यानी कि सोफी, सी यानी कि सोफी, यहां पर सोफी है। रियलाइज देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट, अब इसको ये पता चल चुका है कि जेंसी को नहीं पता है कि मैं उसके साथ डेट पर जाने वाली हूं, उससे मिलने वाली हूं। जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, है ना, जियोफ ने पूरी तरीके से उसे चीज नहीं बताई। तो देखना एक क्वेश्चन बनेगा बाद में जाकर के, आपसे ये पूछा जाएगा कि जियोफ से वो सारी बातें क्यों बताती थी, सारी बातें इसलिए बताती थी क्योंकि जियोफ उसकी बातों को सीक्रेट रखता था। अब तुम कहोगे नहीं भैया उसने तो बता दिया फ्रैंक को, लेकिन पूरी बात नहीं बताई ना, तो वही ऑप्शन सबसे सही बैठेगा। अभी आगे आगे एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वन शॉट है, आप लोग भी जानते हो, तो एक्सप्लेनेशन के बाद में क्वेश्चन आंसर भी करा रहा हूँ इसी के। जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, सी ब्रीथ मोर इजिली, है ना, सी ब्रीथ्ड मोर इजिली, अब उसने राहत की सांस ली। सो जियोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, अब वो सोच रही जियोफ ने चलो उसको नीचे नहीं झुकने दिया, उसकी बात नहीं बताई किसी और को। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल द थिंग्स माइट बी सीक्रेट, है ना, और वो सोच रही थी चलो अंततः उसने मेरे ऊपर भरोसा तो किया, है ना, वैसे भी मेरे और जियोफ के बीच में, हमारे भाई बहन के बीच में बात सीक्रेट रहनी चाहिए जो मैं उसको बताती हूँ। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, ये तो एक छोटी बात थी। वो किसको बता रही है, अब ये सोफी बता रही है जेनेसी को। सोफी किसको बता रही है, जेनेसी को बता रही है। क्या बता रही है कि इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, एक छोटी बात थी। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उससे एक ऑटोग्राफ मांगा था डैनी कैसी से, बट वी हैडंट एनी पेपर, लेकिन हमारे पास पेपर पेन नहीं था, इसलिए हाउ मच हैड जियोफ सेड, है ना, उतना ही जियोफ ने जितना बताया तो उतना ही वो भी बता दी, ये नहीं बताया कि वो मिलने वाली है। जीसस आई विश आई हैड बीन देयर, ये कौन बोलती है, जेनेसी बोलती है कि जीसस काश मैं भी वहां पर होती। जेनेसी क्या बोलती, शायद काश मैं भी वहां होती तो मैं भी मिलती। ठीक है, ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज, बट एट द लास्ट थिंग आई नीड इंक्वीज, है ना, और वो बता रही है कि हाँ बिल्कुल सही बात है ना, तुम अगर होती तुम्हें भी अच्छा लगता। और मेरे डैड जो है ना वो इस बात को बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे, वो इस बात को बिल्कुल खुश नहीं होंगे। माय डैड वांट टू बिलीव इट, है ना, वो बिल्कुल इस बात को नहीं मानेंगे कि मैं उससे मिली थी। यू नो
व्हाट अ मिजरी ही इज। तुम तो जानती हो मेरे पापा कितने ज्यादा बवाली टाइप के, मिजरी है एक तरीके से, डिस्कंफर्ट है ना। आगे, बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्वीज, अरे सॉरी, क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी। और मैं लास्ट थिंग जो चाहती हूँ ना, ये चाहती हूँ कि भैया मेरे घर के बाहर लोगों की लाइन लगी हो, है ना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ मेरे घर के बाहर लोगों की लाइन लगी हो और वो आकर के कहें, वो आकर के क्या कहें कि भैया आकर के, मैं लास्ट चीज जो चाहती हूँ ये चाहती हूँ, मैं जो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ इसका मतलब कि लोग मेरे घर के आगे लाइन लगाएं और पूछे आके मेरे डैड से कि बताओ तुम्हारी लड़की डैनी कैसी से मिली, जैसे कि ये व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी। ही वुड मर्डर मी, मेरे पापा मेरी जान ले लेंगे। एंड यू नो व्हाट माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो, और तुम तो जानती हो मेरी मम्मी कैसे बिहेव करने लग जाती है जब मेरे घर में एक बवाल हो जाता है ना, हम लोग चिलम चिल्ली शुरू हो जाती है। जेंसी सेड हस्ड, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट, है ना। जेंसी कहती है हस्ड, यानी कि चुप हो जाओ, है ना, अब शांत हो जाओ, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो, जेंसी बोलती है। आगे देखो, आफ्टर डार्क, अब जब अंधेरा हो गया, शी यानी कि सोफी, सी यानी कि सोफी, सोफी क्या कर रही है, वॉक्ड बाय द कैनाल, है ना, वो नहर के सहारे, नहर के किनारे किनारे जा रही है। along the sheltered part lightened only by the glare of the lamps। अब देखो कई कई ऐसे शहर होते हैं बेटा जो एक नदी, एक नहर जा रही होती है एक तरफ को, है ना, और उसी के किनारे पर शहर बसे होते हैं और वहीं पर बेटा बंदरगाह भी होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है, आफ्टर डार्क जब अंधेरा हो गया तो वो कहाँ जा रही थी, नहर की तरफ जा रही थी, along a sheltered path, जो कि एक शेल्टर्ड पाथ था, यानी कि अगर ये रास्ता है तो दोनों तरफ से पेड़ों से ढका हुआ है, पेड़ों से क्या है भैया, शेल्टर्ड, दोनों तरफ से पेड़ों की छाव से ढका हुआ है। लाइटेंड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैंप्स फ्रॉम द वॉफ अक्रॉस द वाटर, और किस चीज से वहां पर क्या बोलते हैं कि रोशनी आ रही, जो वॉफ है, वॉफ का मतलब जो डॉक है, जो बंदरगाह है, वहां पर जो शिप्स हैं उनकी जो लाइट है उसी से वहां पर रोशनी आ रही है। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वाज मफल्ड एंड डिस्टेंट, और जो अनसीजिंग ड्रोन है यानी कि जो लगातार आवाजें आ रही है ना, हमिंग नॉइजेस, ड्रोन का मतलब क्या है पर हमिंग नॉइजेस, लोगों की आवाजें, गाड़ी की पूं पां, इधर उधर की आवाजें जो आ रही, घर में बन रही भैया दाल तो सीटी बज रही सी, ये सारी आवाजें धीरे धीरे मफल्ड हो रही हैं, यानी कि क्या हो रही हैं, धीरे धीरे मेस्ड अप, मिलती हुई चली जा रही हैं, और डिस्टेंट यानी कि दूर होती हुई चली जा रही हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे शहर से बाहर क्यों निकल रही है। इट वॉज अ प्लेस शी हैज ऑफन प्लेड इन when she was a child, और ये एक ऐसी जगह जा रही थी जहां पर वो बचपन में खेला करती थी, इस जगह जा रही है, अभी बताता हूं क्या है ये जगह। There was a wooden bench beneath a solitary elm, यहां पर एक भैया कुर्सी पड़ी हुई है एक पेड़ के नीचे, ये पेड़ अकेला है, यहां पर solitary elm, solitary का मतलब क्या होता है, अकेला, है ना, हम भी अकेले तुम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से। एल्म का मतलब एक पेड़ है। वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहां पर प्यार करने वाले युगल आते हैं। सी सैट डाउन टू वेट, और वहां पर बैठ करके वेट कर रही है किसका, डैनी कैसी का, कि डैनी कैसी आएगा मुझसे मिलेगा आकर के। इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस, ये बिल्कुल अच्छा प्लेस था किसके लिए, सी हैड ऑलवेज थॉट, तो हमेशा से वो सोचती आई थी कि बहुत ही अच्छा प्लेस है, और इस तरीके की मीटिंग के लिए जहां पर दो प्रेम का प्यार करने वाले, डेट करने वाले लोग मिले आकर के। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व, खास करके लिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है जो लोग नहीं चाहते कि कोई भी उन्हें वहां पर आकर के देखे। She knew he would approve, है ना, उसको पता था कि जब वो यहां पर आएगा तो अप्रूव करेगा इस जगह को, यानी कि इस जगह को पसंद करेगा। For some while waiting सी इमेजिन्ड हिज कमिंग, और जब वो बैठी है वहां पर इमेजिन कर रही कि डैनी कैसी उधर से होता हुआ आ रहा होगा। सी वॉच्ड अलोंग द कैनाल, उसने देखा कि वो किधर से आ रहा है, इमेजिन कर रही है भैया, ठीक है, तो इमेजिन क्या कर रही बैठी बैठी कि वो जो डैनी कैसी है वो कनाल मतलब कि नहर के किनारे किनारे आ रहा है। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, है ना, वो शैडोज मतलब कि परछाइयों की तरफ चला रहा है। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, है ना, अपना ही एक्साइटमेंट के कारण ये सब इमेजिन कर रही है वो। नॉट अंटिल सम टाइम हैड इलैप्स्ड, और जब धीरे धीरे थोड़ा टाइम बिगल गया, डिड शी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग, अब धीरे धीरे जब समय निकलता जा रहा है तो उसको लग रहा है कि शायद वो नहीं आएगा। अब उसके दिमाग में आइडिया आना शुरू हो गया। हियर आई सेट, अब वो क्या कह रही है अपने आप से, यहां पर मैं बैठी हूं। सी सेट टू हरसेल्फ, अपने आप से बोल रही मैं यहां पर बैठी हूं। विशिंग डैनी वुड कम, और ये सोच रही हूं कि यहां पर डैनी आएगा। विशिंग ही वुड कम, वो आएगा। एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और मैं महसूस कर रही हूं कि कैसे समय बीतता चला जा रहा है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टीयरिंग इनसाइड मी, पैंग्स यानी कि मेरे अंदर जो डाउट के थॉट्स हैं, मेरे अंदर द पैंग्स ऑफ डाउट का मतलब क्या है, जो थॉट्स ऑफ डाउट है ना, मेरे अंदर जो विचार आने लगे हैं ना शंका के, वो अब धीरे धीरे स्टीयरिंग, तुमने देखा होगा ना, तुमने एक गिलास लिया, गिलास में डाला हॉर्लिक्स चीनी, ऐसे कर दिया तो इसको बोलते हैं स्टीयर, मिलाना। मेरे अंदर कई सारे डाउट्स के जो थॉट्स हैं, मतलब कि कई सारी शंकाओं के जो विचार हैं वो मेरे अंदर घुलते चले जा रहे हैं। आई वॉच फॉर हिम, मैं उसकी तरफ देख रही हूं, है ना, बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम, लेकिन मैं उसको दूर तक नहीं देख पा रही, वो नहीं आ रहा है। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, मुझे याद है कैसे जियोफ ने मुझसे कहा था कि वो बिल्कुल नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी, और किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया था। व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने सभी लोगों को अपने घर पे बताया था डैनी कैसी से मिलने के बारे में। आई वंडर व्हाट विल आई डू, मैं सोच रही हूं मैं अब क्या करूंगी। व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजंट कम, मैं उन्हें क्या बोलूंगी अगर वो नहीं आया। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन हम जानते हैं ये कैसा था। मैं और डैनी ये बात बिल्कुल जानते हैं कि हम दोनों के बीच का जो रिश्ता असली है, डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग, यही बस मेन थिंग है कि मैं और डैनी इस बात को महसूस करें। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, आखिरकार मैं क्या ही कर सकती हूं, लोग अगर कुछ मानना चाहते हैं तो वही मानेंगे, वो तो अपनी ही मानेंगे ना, वो मेरी क्यों ही मानेंगे।
आगे, बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पॉन्डेंट, लेकिन उसी टाइम पर है ना, लेकिन मुझे डिस्पॉन्डेंट यानी कि मैं डिप्रेस्ड भी फील कर रही हूं, दिस नोइंग ही विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, क्योंकि आई विल नेवर बी, ठीक है ना, क्योंकि मैं कभी भी उन्हें नहीं दिखा पाऊंगी कि वो सभी के सभी रॉन्ग थे, मुझे डाउट नहीं करना चाहिए था, उन सभी को मेरे ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए था, मेरे घर में मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, मेरे छोटे भाई डेरेक को, इन सभी को मेरे ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए था, मैं उन्हें प्रूव नहीं कर पाऊंगी। She waited, measuring in this way the changes taking place in her रेजिग्नेशन, है ना। अब देखो सी वेटेड, वो वहां पर इंतजार कर रही है, मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, और उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं, है ना, देख पा रही हो अपने अंदर, मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं, मेरे भाव बदलते जा रहे हैं, मेरे थॉट्स बदलते चले जा रहे हैं। जैसे पहले मैं सोच रही थी कि वो आएगा, मैं शर्माऊंगी, इधर से आएगा उधर से आएगा, अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है वो नहीं आएगा, फिर मुझे लगा वो नहीं ही आएगा, अब मैं सोच रही हूँ वो नहीं आया, मैं घर जाकर के कैसे बताऊंगी, क्या कहूंगी, कैसे कहूंगी। अब ये सारे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर निगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गए। रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग। अब ये बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है, आपसे अगर पूछ लिया जाए इसका मतलब बताओ, रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग, तो आप क्या बताओगे? इसका मतलब ये है कि जो रेजिग्नेशन है उसके मन ने तुरंत नहीं मान लिया था कि डैनी कैसी नहीं आएगा, ये मानने में उसको समय लगा था। इट वाज नॉट अ सडन थिंग, एकदम अचानक से नहीं कि हाँ मैं बैठी हूं, हाँ नहीं आएगा, मैं जा रही हूं घर, ऐसा नहीं है। उसको टाइम लगा, धीरे 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 कई सारे थॉट्स आए, आते गए आते गए आते गए आते गए आते गए, फिर उसको लगा कि यार डैनी कैसी नहीं आएगा, है ना। उसको पता चला रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग। नाउ आई हैव बिकम सैड, और अब मैं दुखी हो रही हूं। सी थॉट, वो सोच रही, एंड इट वाज अ हार्ड बर्डन टू कैरी, और ये बहुत ही भारी बोझ है कैरी करने के लिए। दिस सैडनेस, ये जो सैडनेस है मेरे अंदर, सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, है ना, मैं जानती हूं कि वो नहीं आएगा, तब भी मैं यहाँ पर इंतजार कर रही हूं। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं अभी फ्यूचर देख पा रही हूं कि आगे क्या होने वाला है। हाउ आई विल हैव टू लीव विद दिस बर्डन, और कैसे मुझे इस बर्डन के साथ इस रास्ते पर जाना पड़ेगा। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, घर वाले मुझ पर डाउट ही करेंगे, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा वो हमेशा मुझ पर डाउट करते आए हैं। बट आई विल हैव टू होप माई हेड अप, होल्ड माई हेड अप रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज, लेकिन मुझे अपना चेहरा ऊपर रखना होगा, मुझे अपने आप को कॉन्फिडेंस देना होगा कि कैसा मेरे और डेरी के बीच का रिश्ता था। हम दोनों वाकई में मिले थे, हम दोनों ने एक दूसरे को वादा किया था मिलने का, लेकिन एट द एंड हम मिल नहीं पाए, लेकिन मुझे अपने आप को ये बात बताते रहना होगा। ऑलरेडी आई इन्विसेज द स्लो वॉक होम, मैं धीरे धीरे करके इमेजिन करना शुरू कर चुकी हूँ, इन्विसेज यानी कि इमेजिन करना शुरू कर चुकी हूँ कि मैं कैसे धीरे धीरे कदमों से घर की तरफ जा रही हूँ। एंड जियोफ्स डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल देम ही डिड नॉट कम दैट डैनी, और जब मैं उसे बताऊंगी अपने बड़े भाई जियोफ को कि वो नहीं आया, तो मेरे बड़े भाई का चेहरा कैसा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, कैसा चेहरा गिर जाएगा। एंड देन ही विल फ्लाई आउट, और फिर वो कमरे से चला जाएगा, स्लैम द डोर, बहुत तेजी से दरवाजे को भेड़ करके। बट वी नो हाउ इट वाज, बार बार बोल रही इस चीज को, है ना, बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन मैं और डैनी जानते हैं कि हम लोग के बीच में बात सच्ची थी। आई सेल टेल माई सेल्फ, मुझे अपने आप को बताना होगा कि हम और डैनी थे, हम लोग कभी साथ थे, डैनी एंड मी, मैं और डैनी। इट वाज अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, ये सैडनेस बहुत खतरनाक लग रही है मुझे, बहुत बुरी लग रही है। सी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, अब वो कैसा क्लाइम्ड क्यों यूज किया बेटा, चलने के लिए वॉक यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर वॉकड यूज नहीं किया गया बेटा, यहाँ पर यूज किया गया है क्लाइम्ड। क्यों नहीं यूज किया गया? क्योंकि अब वो बर्डन कैरी करके चल रही, बहुत धीमे धीमे दर्द के कदमों के साथ, यार इस सैडनेस के साथ, इस डिसअपॉइंटमेंट के साथ, अपने प्यार में धोखे के साथ, कई सारी चीजों के साथ जो वो सोच रही है अपने मन ही मन में, है सब कुछ इसके मन में ही, ये एक तरीके का फैंटेसाइजिंग है, डे ड्रीमिंग है, उससे वो कभी मिला ही नहीं था, लेकिन भैया चैप्टर बनाने वाले बना दिए हैं। फील कर रही हो इतना ज्यादा हद लेवल पर। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल, और जब वो पब के पास से निकल रही तो उसने देखा कि उसके पापा की जो बाइसिकल थी प्रॉप्ड यानी कि टिकी हुई खड़ी थी दीवार के सहारे, और वो ये देखकर खुश हो गई। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, कि जब वो घर पहुंचेगी तो उसके पापा नहीं होंगे, क्योंकि अगर उसको सैड देखेंगे फिर पूछेंगे, फिर वो बताएगी तो और गुस्सा करेंगे। एक्सक्यूज मी बट आंट यू डैनी कैसी, अब वो इमेजिनेशन में भी दूसरे लेवल की इमेजिनेशन पर जा रही है कि उसको दोबारा से वही सारी चीजें याद आ रही कि एक्सक्यूज मी बट आंट यू डैनी कैसी, जब मैंने उससे पूछा था, सोफी ने जब उससे पूछा था कि क्या तुम डैनी कैसी हो, कमिंग थ्रू द आर्केड सी पिक्चर्ड हिम अगेन, है ना, अगेन आउटसाइड रॉयल, जब उसने उसको देखा था भैया उसी दुकान के सामने जहां पर वो खड़ी हुई थी। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली सीएस ही सेड, है ना, तब किसने, डैनी कैसी ने क्या बोला था, डीसी डैनी कैसी ने बोला था शर्माते हुए कि हाँ मैं ही हूं। आई वॉच यू एवरी वीक, मैंने उससे बोला था कि मैं तुम्हें हर वीक देखती हूँ अपने बड़े भाई, अपने भाइयों के साथ और अपने पापा के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, और हमें लगता है कि तुम ग्रेट हो। ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस उसने बोले, सोफी ने बोले। किससे? डैनी कैसी से। ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, ये डैनी कैसी ने बोला कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, और सोफी ने कहा कि क्या तुम मेरे लिए एक ऑटोग्राफ साइन कर दोगे। हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, अब यहाँ पर जब जब यू आएगा, यहाँ पर यू का मतलब सोफी होगा, जब जब यू आएगा यहाँ पर यू का मतलब सोफी होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, बहुत ध्यान से।
हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, उसकी जो आंखें हैं वो आपके समान लेवल पर है, मतलब कि यहां पर बताने का मतलब ये है कि आपकी और उसकी हाइट सेम है, तभी आपकी और उसकी आंखें सेम लेवल पर है। हिज नोज इज फ्रेकल्ड एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, उसकी नाक पर थोड़े से क्या बोलते हैं डॉट डॉट पड़े हुए हैं भूरे कलर के, एंड फ्रेकल्ड का मतलब डॉट डॉट पड़े हुए लिखा भी हुआ है, हैविंग ब्राउन स्पॉट्स, टर्न्स अप वर्ड स्लाइटली, और वो थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ी हुई है। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जब वो हंसता है, ही डज सो शाइली, वो बहुत शर्माते हुए हंसता है, एक्सपोजिंग टीथ विद गैप्स बिटवीन, और उसके दांत के बीच में जो गैप्स हैं वो दिखने लग जाते हैं, छोटे छोटे से गैप्स। अब ये बड़ी प्यारी लाइन है बेटा, बहुत ही रोमांटिक लाइनें लिखी हैं यहाँ पर। His eyes are green, उसकी आंखें कैसी हैं, हरी हरी आंखें। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, है ना, और जब वो मेरी तरफ देखता है, यू मतलब सोफी, और जब वो मेरी तरफ देखता है, दे सीम टू सिमर, ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल एकदम से जगमगाने लगेंगी, जब वो मेरी तरफ देखता है मेरी आंखों में तो ऐसा लगता है उसकी आंखें जगमगाने लगेंगी। दे सीम जेंटल, उसकी आंखें मुझे जेंटल लगती हैं, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगती हैं, और ऑलमोस्ट अफ्रेड, ऐसा लगता है थोड़ी सी डरी हुई हैं। लाइक अ गजेल्स, ऐसा लग रहा है उसकी आंखें गजेल की आंखें, हिरन के बच्चे को हम गजेल बोलते हैं, बहुत प्यारी आंखें होती हैं हिरन के बच्चे की। अरे चश्मा पहना दिया क्या हमने इसको, है ना, ठीक है अब पहना दिया, अच्छा लग रहा है, ठीक है, गजेल की तरीके, हिरन के बच्चे की तरीके उसकी आंखें। एंड यू लुक अवे, और तब मैं उससे अपनी नजरें हटा लेती हूँ, मैं उसे देखने देती हूँ अपने पूरी बॉडी पर। एंड लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटिल, और मैं उसे अपनी आंखें घुमाने देती हूँ कि वो मुझे देख सके कि मैं कैसी दिखती हूँ, मेरा रंग कैसा है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा शरीर कैसा है, मेरे हाथ पैर कैसे, मैं उसे देखने देती हूँ। कितना रोमांटिक यहाँ पर वर्ड लिखे गए, लेकिन कितना सभ्यता के साथ, है ना। You let his eyes run over you little and then you come again back to find them slightly breathless, और फिर से तुम उसकी आंखों की तरफ जाती हो, है ना, जब मैं उसकी आंखों की तरफ देखना शुरू करती हूँ तो एकदम से मेरी सांसें थम सी जाती हैं, ठीक है। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और वो बोलता है कि मेरे पास पेन नहीं है, मैं कैसे साइन करूंगा। यू रियलाइज यू हैवंट ईदर, है ना, तो सोफी को भी रियलाइज होता है कि मेरे पास भी पेन नहीं। माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से, है ना, वो अपने आप से ही बोल रही। फिर मैंने उससे कहा था कि मेरा भाई कितना बुरा फील करेगा कि बेचारे को ऑटोग्राफ नहीं मिला। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर लॉन्ग वाइल, और फिर वहां पर तुम अकेले रहते हो, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, जहां पर वो खड़ा था वहीं पर तुम खड़ी रहती हो। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी जो बड़ी प्यारी सी आवाज थी, मेलोडियस वॉइस थी, उसको महसूस करती हुई। द सिमर ऑफ ग्रीन आइज, उसकी आंखों का जो सिमर था, उसकी आंखों की चमक थी, वो फील करते हुए। नो टॉलर देन यू, वो मुझसे बिल्कुल भी लंबा नहीं, मेरी हाइट के बराबर है। नो बोल्डर देन यू, जितनी मैं फ्रैंक हूं उतना ही फ्रैंक वो भी है, मुझसे ज्यादा फ्रैंक नहीं है। द प्रोडिजी, प्रोडिजी का मतलब होता है जो छोटी उम्र में बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। द इनोसेंट जीनियस, द ग्रीन डैनी कैसी, द ग्रेट डैनी कैसी। एंड सी सॉ इट अगेन, और फिर वो अपने मन में देख रही थी लास्ट सैटरडे कि कैसे पिछले सैटरडे सी सॉ हिम घोस्ट पास, घोस्ट पास का मतलब वो कैसे चकमा देकर के निकल गया था वो। द लंबरिंग डिफेंडर्स, लंबरिंग का मतलब जो अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं, इस तरीके से आप देखते हो ना डिफेंडर्स किस तरीके से आगे पीछे करते हैं ताकि वो बॉल को खींच सके। लंबरिंग डिफेंडर्स हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ एज ही होवर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल, और कैसे 50,000 लोगों की एकदम सांसें थम गई थी जब डैनी कैसी के पास बॉल आई थी, उसने थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर उसके पैर रुके थे, उस समय 50,000 लोगों की कैसे आहें थम गई थी, सांसें थम गई थी। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल, और कैसे एक्सप्लोजन, यानी कितना ज्यादा लोग ये हम लोग जीत गए, किस तरीके से लोगों ने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया था जैसे ही उसने एक प्यारा सा क्रिप्स शॉट मारा था, एकदम से खतरनाक सा शॉट मारा था जो एकदम गोल होकर के एकदम कहां चला गया था, गोल को उसके अंदर चला गया था। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन, द सडन थंडरस, थंडरस यानी कि वेरी लाउड, इरप्शन यानी कि हैप्पी, एक्सल्टेंट यानी कि हैप्पी, और इरप्शन का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा एकदम से लोगों ने चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया था, बहुत ज्यादा प्रेस करने लग गए थे, यस डैनी कैसी ने कर दिया कर दिया कर दिया, इस तरीके से लोग एकदम चिल्लाना शुरू कर चुके थे और बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। ठीक है ना, यहां तक आपने क्या देखा, यहां तक आपने देखा इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब स्पेलिंग हम पूरी सही नहीं लिख रहे हैं, कंप्लीट लिख दे वरना तुमको लिखनी नहीं आती सर जी को। आपने यहां तक देख लिया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद हम क्या करने वाले बेटा, इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बिना एक्सट्रैक्ट पढ़े, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे हम लोग कितना कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सो बिगिनिंग विद द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर गोइंग प्लेसेस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ए.आर. बार्टन। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे सबसे पहले जाना जाता है कि भैया आप कितना जानते हो जिसने लिखा है उसके बारे में। तो ए.आर. बार्टन कौन है, आप लोग जल्दी से फटाक से बताइए कमेंट सेक्शन में। अ मॉडर्न राइटर, बिल्कुल सही बात है भैया। ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस, बिल्कुल सही बात है। लिव्स इन ज्यूरिच एंड राइट्स इन इंग्लिश, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनिए, एक काम आप ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना बेटा कि अगर आप इसको कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप देख रहे हो इस सेशन को और इसका अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है मेरे भाई या मेरी बिटिया, कोई भी बच्चा लड़का लड़की जो भी देख रहा हो, तो बेटा एक काम करना, जब आप क्वेश्चन देखो और ये देख लो, मेरा आंसर देखने के पहले अपना ट्राई कर लो, तो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ मैं सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं आप सभी को। अगर आप लोग मुझे मैसेज करते हो इस ईमेल आईडी पर aditya.tiwari@gmail.com,
adda247.com, aditya.tiwari@adda247.com, ठीक है ना। आप लोग मुझे क्या प्रोवाइड कराओगे, और आपका मैसेज मैं तभी देखूंगा बेटा अगर उसमें 3 चीजें होंगी। आपका नाम होना चाहिए पूरा, पहली चीज है ये। दूसरा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर स्पेशली अगर आपका हो टेलीग्राम का तो अच्छा है, बाकी व्हाट्सएप का भी चलेगा, नंबर 2। और नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट बेटा, आपको अपनी स्ट्रीम एंड क्लास बतानी है, स्ट्रीम एंड क्लास, ठीक है ना। मैं आपको क्लास 12 के सारे दे दूंगा क्या, पीडीएफ्स। बस आप लोग याद रखना कि आप लोग आदित्य भैया से पढ़े थे, क्योंकि अब बारी आ गई भैया अर्जुन बनाने की, अभी लास्ट मोमेंट की तैयारी चल रही है, ठीक है ना। तो अब सारी पीडीएफ सब कुछ सब फ्री में, कुछ नहीं, कुछ इधर उधर की बात नहीं। सीयूईटी का बैच बाद में लेना पड़ेगा, वो तब का तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें आपको फ्री में मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़े। अब पूछा गया भैया व्हाट थीम डज बार्टन एक्सप्लोर इन द स्टोरी। यहां पर थीम क्या है बताइए। थीम ऑफ चिल्ड्रंस हैप्पीनेस, बिल्कुल नहीं भैया। थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं थोड़ा स्पीड में आगे चलूंगा बेटा, आप लोग अपना समय लेते रहें, पॉज करें फिर रिज्यूम करें। आगे बढ़िए। व्हाट इज द सब थीम ऑफ द स्टोरी। सब थीम क्या है बेटा, रिलेशनशिप, फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस्ड इन द चैप्टर। सिग्निफिकेंस क्या है, इट टेल्स हाउ टू डील विद फ्रेंड्स, इट टेल्स हाउ टू बिहेव स्मार्टली, इमीडिएट रेलेवेंस टू द लाइफ ऑफ स्कूल लेवल, या फिर इट टेल्स हाउ टू बिहेव विद एल्डरली। ये ऐसा कुछ नहीं कि हाउ टू डील विद फ्रेंड्स, हाउ टू डील विद स्मार्टली, ना तो एल्डरली। बचता है क्या, इमीडिएट रेलेवेंस टू द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स, स्कूल छोड़ने के बाद किस तरीके का उनकी लाइफ हो जाती है या कैसे वो सोचते हैं। व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द लेसन, कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं। मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग्स, सिमिली यूज हुई है, आयरनी यूज हुई है। इसका आंसर आप लोग देना। मैं आपको पूरा का पूरा एक सेशन ले चुका हूं जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि आप सारे के सारे पढ़ सको। मैंने आपको आयरनी भी पढ़ाई है, सिमिली भी पढ़ाई है, मेटाफर भी पढ़ाया है। आप लोग बताना इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप जो कमेंट सेक्शन में सही आंसर देगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चव्ड। चव्ड का मतलब हम सभी जानते हैं चीयरफुल, खुशी से रिलेटेड है बेटा। तो मीनिंग नॉट हैप्पी गलत हो गया, मीनिंग फ्रस्ट्रेटेड गलत हो गया, मीनिंग डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी कि हैप्पी, और वेरी प्लीज्ड यानी कि वेरी हैप्पी। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू, आप ये बताइए मीनिंग क्या है नोजी की और गॉकी की, है ना, अलग अलग। नोजी का मतलब क्या है, नोजी का मतलब भैया, नोजी मीनिंग इंक्विजिटिव। अब देखो नोजी का नोजी मीनिंग तो नहीं होगी तो काट दो। नोजी मीनिंग इंक्विजिटिव एंड गॉकी मींस ऑकवर्ड या फिर अनगेनली, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा सिंपल दिए गए थे। द स्टोरी गोइंग प्लेसेस रिवॉल्व अराउंड हुम, किसके अराउंड घूमती है भैया, टीनेज गर्ल सोफी, उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स के अराउंड। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी, सोफी किस तरीके की लड़की है, गो हैप्पी लकी, रियलिस्टिक, डे ड्रीमर है वो, नंबर 1 की। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज सोफी इन रियलिटी, रियलिटी में क्या बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने वाली है। व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट, किसके बारे में ड्रीम करती है, एक्टर बनने का, मैनेजर बनने का, पर्सन बनने का, फिर बिकमिंग रिच एंड सोफिस्टिकेटेड, वो चाहती है भैया कि रिच बन जाए और सोफिस्टिकेटेड हो जाए, ये वो ड्रीम करती है। आगे, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी, बस वही जब वो अपने भाई को बताती है डैनी कैसी के बारे में, फाइट्स विद हर ब्रदर नहीं, फादर गेट्स एंग्री नहीं, व्हेन हर ब्रदर रिवील्स हर स्टोरी नहीं। तो बच्चा क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या है भैया, सी थिंग्स ऑफ मीटिंग डैनी कैसी, अ फेमस फुटबॉल प्लेयर, आयरिश फुटबॉल प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट स्टोरी शी मेकअप इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर, क्या बनाती है भैया, क्यों किससे मिली थी, डैनी कैसी से मिली थी, एक्ट्रेस से नहीं, मैनेजर से नहीं, फेमस आर्टिस्ट से नहीं, कैसी विल कम टू मीट हर, हाँ ये वो कहानी बनाती है, कुक करती है स्टोरी को, झूठी कहानी बनाना। क्वेश्चन नंबर 14, हु आर सोफी एंड जेनेसी, सोफी एंड जेनेसी कौन है, दोनों के दोनों टीनेजर्स हैं, सही बात है, और दोनों फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सप्लेन कीजिए, वर्ड्स हैव टू बी प्राइस्ड आउट, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में। वर्ड्स हैड टू बी प्राइस्ड आउट लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, इट वाज डिफिकल्ट टू स्पीक टू हिम, ऐसा नहीं है। इट वाज डिफिकल्ट टू लोकेट हिम इन अ शॉप, बिल्कुल गलत है। इट वाज डिफिकल्ट टू गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ हिम, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चे। वेयर इज सोफी लॉस्ट, सोफी कहां घूम गई है, अपनी इमेजिनेशन में घूमी है, ड्रीम्स में तो नहीं घूमी है, अपने वर्ड्स में नहीं घूमी है, अपनी इमेजिनेशन में। देखो ए पार्ट इसके अंदर आ गया डी में, तो भैया ए तो इसमें सबमर्ज हो गया। आप ये बोल सकते हो ए अगर ये छोटा गोला है तो डी ये बड़ा गोला है, ठीक है ना। कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं ए ये छोटा गोला है तो डी बड़ा वाला गोला है, ठीक है ना, जिसके अंदर ए पहले से ही आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि वो अपने इन ख्यालों में भी खो जाती है कि उसको क्या बनना है, एक फैशन डिजाइनर बनना है, बुटीक बुटीक खोलना है। व्हाट डज जेंसी टेल सोफी, जेंसी सोफी को क्या बोलती है, टॉक अनरियलिस्टिक, बी वाइज, बी प्रैक्टिकल, बी सेंसिबल एंड नॉट टू बिग ड्रीम। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। What does जेनेसी डिस्करेज सोफी टू ड्रीम बिग, है ना, ऐसा क्यों है कि जेनेसी डिस्करेज करती है सोफी को बड़ा सोचने का, है ना, ड्रीम बिग करने के लिए। बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगता है, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल, या फिर बिकॉज इट इज अनरियलिस्टिक। व्हाट डज जेनेसी डिस्करेज, व्हाई डज जेनेसी डिस्करेज सोफी टू ड्रीम बिग, आखिरकार जेनेसी क्यों डिस्करेज करती है सोफी को बड़ा सोचने से। बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, नहीं ऐसा नहीं है। बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, फिर तो ए भी सही है ना, पैसा भी बहुत लगता है, तो सी सारे के सारे सही है। मैं ज्यादा ही थोड़ा सा
पेक्यूलियर हो रहा था। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि तीनों के तीनों सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। What was Sophie's reply to जेंसी? सोफी ने जेंसी से क्या बोला जब उसको ज्ञान दे रही थी जेंसी? तो दैट शी विल गो डोर टू डोर एंड कलेक्ट मनी, नहीं ये नहीं बोला। सी विल ओपन अ बुटीक, ये तो बोला था। सी विल बिकम एन एक्ट्रेस और मैनेजर टू रियलाइज हर ड्रीम, और उसका ड्रीम क्या भैया? बुटीक खोलना। तो ऑप्शन नंबर डी अपने आप ऑप्शन नंबर बी को लेकर के आ रहा है, तो डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई डज शी वांट टू बी एन एक्ट्रेस? वो एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती है? इसलिए बनना चाहती है ताकि वो अपना बुटीक खोलने का सपना पूरा कर सके। टू अर्न अ मनी, to earn a lot of money, open a boutique, to be famous fashion designer. Option number D absolutely correct. Next question है भैया 21. Why is Genesee not able to support Sophie's view? आखिरकार जेनेसी सोफी के व्यू, सोफी के सोचने के तरीकों की क्यों सपोर्ट नहीं कर पा रही है? Because he is a happy go lucky man, मैन तो है ही नहीं, छोड़ दो। Because his imagination is poor, his नहीं होगा बेटा। Because he is unable to believe, नहीं होगा। He is realistic and believes in practicality, एक गलती है बेटा, ही नहीं होगा, she होगा। Option number D is absolutely correct. Why does Sophie feel चोक्ड इन हर हाउस? क्योंकि बहुत सारी गंदगी है ना, ऊपर से स्टीम भी है, तो स्टोव से स्टीम एंड डर्टी डिशेस। ऑप्शन नंबर ए, खत्म बात। और देख ले बेटा, नो एयर स्मोक नहीं, ऑप्शन नंबर ए ओनली करेक्ट। हु इज सोफीज एल्डर ब्रदर? सोफी का बड़ा भाई कौन है, नाम बताओ। जियोफ ट्रेनी मैकेनिक, ऑप्शन नंबर ए सिंपल है। एक्सप्लेन ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू द यूनाइटेड, रिपेयरिंग स्टोव, नहीं नहीं, एक ही बचता है बेटा, वेंट टू द यूनाइटेड ड्यूटीफुली विद अ लॉट ऑफ डिवोशन। ऑप्शन नंबर डी, मैच देखने जाते थे वो लोग फुटबॉल का। व्हाट सीक्रेट डिड सोफी शेयर विद हर ब्रदर? क्या शेयर कर देती भैया? ये वाला कि सी met Danny Casey who is a famous footballer. Option number D is absolutely correct. When does Sophie and her family go to watch the match? कब? आपसे क्वेश्चन पूछा है तभी, संडे को, संडे इवनिंग को, संडे आफ्टरनून को। आंसर हो गया था भैया सैटरडे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच गेम आर सोफी? गेम कौन सा? इसके लोग फैन है, फुटबॉल के फैन है, ठीक है। व्हाई डिड देयर फेवरेट टीम विन द मैच? क्योंकि उसने सेकंड गोल मारा था, बिकॉज ऑफ द गोल ऑफ मेड बाय डेनी कैसी। आगे, हु इज सोफीज यंगर ब्रदर? डेरेक नाम है उसका, ठीक है ना, डेरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू, व्हाट डज जेंसी आस्क सोफी? जेंसी क्या पूछती है भैया? द रियलिटी बिहाइंड हर मीटिंग विद डेनी कैसी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, वो रियलिटी पूछती, सच में मिली होगी, बातें बना रही है सबकी सबको। व्हाई डज सोफी गेट एंग्री विद हर ब्रदर? उसको लगता है उसने उसकी बात बता दी, बिकॉज ही रिवील्ड हर सीक्रेट टू द जेंसीज ब्रदर। ऑप्शन नंबर ए, तभी गुस्सा आ जाती थोड़ा सा। वेयर डज सोफी विजिट टू मीट कैसी? कहां जाती है वो जाती है सीक्रेट प्लेस नियर कनाल। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सोफीज ड्रीम्स आर डिसअपॉइंटेड, क्या लिखा है? सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट आर ऑल इन हर माइंड। अच्छा बताइए, इसको बताना क्या है भैया? दे ऑल रिप्रेजेंट हिज हर इमेजिनेशन एंड नथिंग इन रियलिटी, सही बात है। दे रिप्रेजेंट हर नेचर, नहीं। दे एक्सप्लेन हर पर्सनैलिटी, दे टेल अस हर फ्यूचर, नहीं। रिप्रेजेंट हर इमेजिनेशन और रिप्रेजेंट करते हैं नथिंग इन रियलिटी, कि भैया सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है उसकी, चीजें रियलिटी में कुछ भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फैंटेसाइजिंग? भैया इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब पॉजिटिव क्या है और निगेटिव्स क्या है भैया क्या करने के? फैंटेसाइज करने के। हेल्प्स इन ड्रीमिंग बिग, बड़ा सोचने में हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग बिग, भैया बड़ा अचीव करने में हेल्प करते हैं। डेवलप्स क्रिएटिव इमेजिनेशन एंड डिसएडवांटेज इज दैट इट मेक्स पीपल सेल्फ ऑब्सेस्ड, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। हेल्प्स इन ड्रीमिंग बिग है ना, बड़ा सोचने में मदद करते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग बिग, बड़ा अचीव करने में मदद करते हैं, या फिर डेवलप करते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये तो ठीक है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये लोगों को सेल्फ ऑब्सेस्ड बना देते हैं। इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट 35, what kind of person is Sophie's father? सोफी के पिताजी किस टाइप के पर्सन है भैया? अ काइंड हार्टेड, केयर फ्री, हार्डकोर रियलिस्टिक, लविंग एंड केयरिंग। नहीं यार, वो केयर फ्री टाइप के है ना, खा लिया जब मन किया है ना, जब आ गए नहा धो के चले आए, टीवी देखने लग गए, काम वाम नहीं कर रहे हैं, टीम जीत गई तो बड़ा चले गए भैया पब में चढ़ाने। 36, व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनीवन एल्स? क्योंकि भैया वो सब कुछ क्या बता, बिकॉज सी कन्फाइड इन हिम, ठीक है। बिकॉज ही कीप्स हर सीक्रेट, ठीक है। ही कीप साइलेंट, ठीक है। इन सभी कारणों से उसको पसंद करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लास्ट, व्हाट डज नहीं, लास्ट नहीं है, लास्ट फोर्थ है। व्हाट डज जियो ऑफ साइलेंस सिंबलाइज इन सोफीज व्यूज? वो जो शांत रहता है उसको क्या लगता है इसके बारे में? डिस्टेंट प्लेसेस के बारे में सोचता है, हिज वेक पर्सनालिटी, हिज जोवियल नेचर, वॉन्डरिंग ऑफ हिज माइंड टू डिस्टेंट प्लेसेस। जब वो शांत रहता है तो जियो है ना, व्हाट डज जियो ऑफ साइलेंस सिंबलाइज इन सोफीज व्यू? जब वो शांत रहता है तो सोफी को क्या लगता है? सोफी को लगता है कि अपने ख्यालों में भैया उन जगहों पर घूम रहा है जहां पर ये रोज जाता है अपना काम करने। नेक्स्ट, विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर? किसके लिए खेलता है? आयरलैंड के लिए खेलता है, आयरिश फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, What does Sophie feel jealous of her brother? क्यों jealous feel करती है? Because of inability to reach unknown areas of his mind, क्योंकि वो अपनी बातें बताता नहीं है। Last question is here, which is why is Sophie attached to Danny and does she meet him in reality? क्या ये सच है कि वो attached क्यों है डैनी से, और क्या उससे रियलिटी में मिली? बिल्कुल नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली, बिकॉज ही इज हीरोइक फुटबॉलर एंड शी मीट्स हिम इन इमेजिनेशन ओनली, यानी कि रियलिटी में नहीं मिली। आपको एक क्वेश्चन रह जाता है, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर कहां दोगे बेटा? कमेंट सेक्शन में दोगे। फिलहाल आप लोग कमेंट करना बेटा सेशन के नीचे कि भैया आपको ये सेशन कैसा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने सेशन को इतने प्यार से देखा। और वो सभी बच्चे जो क्लास 12 के बाद बेटा सीयूटी की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बेटा कि सीयूईटी की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी इफ यू रियली वांट टू
आप अगर ग्रेजुएट होना चाहते हो किसी अच्छे कॉलेज से, और जब आप ग्रेजुएट हो गए ना यार, तो तुम्हें कोई भी नौकरी आसानी से मिलती है क्योंकि तुम मेहनत करना सीख चुके होते हो। और आप सभी जानते हो बेटा, अड्डा 24/7 इस समय सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा सक्सेस रेट देने वाला प्लेटफॉर्म है। आप सभी जानते हो गूगल के माध्यम से आपने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे उनके माध्यम से। तो इसके साथ आप जा सकते हो अंडरग्रेड एग्जाम्स के एक सीयूईटी महापैक पर। अब ये महापैक ही मैं आपको क्यों बता रहा हूं बेटा, इसको सुनिए। क्योंकि अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट तो ह्यूमैनिटीज के लिए, कॉमर्स के लिए साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आप अगर ह्यूमैनिटीज के हो तो बेटा फायदा क्या है बेटा, आपको किताबें मिलती है। अभी देखने को लग रहा है 11,000 का, ठीक है ना। आपको 10,000 1,000 आवर से ज्यादा की क्लासेस हैं बेटा। 880 टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट मिलेंगे बेटा। 293 ई बुक्स हैं, 10 किताबें हैं, यानी कि आपको किताबें बेस्ट मिल रही हैं। आपको अपने आप को टेस्ट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे जिनको आप टेस्ट कर पाओगे। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगे, डाउट सेशंस होंगे, आपके एक एक डिटेल को बेटा फॉलो, एक एक डिटेल को खत्म किया जाएगा। आप टीचर से कनेक्ट कर पाओगे, है ना, 1-to-1 उनसे पूछ पाओगे अपनी समस्याओं को, चाहे वो किसी भी चीज के टीचर, जैसे मैं इंग्लिश का हूं, कोई पॉलिटिकल साइंस के होंगे, कोई हिस्ट्री के होंगे, कोई करंट अफेयर्स के होंगे, कोई इकोनॉमिक्स के होंगे, कोई अकाउंटेंसी के होंगे, कोई फिजिक्स के होंगे, कोई केमिस्ट्री के होंगे, कोई मैथ के होंगे। ऐसे अलग अलग डोमेन के टीचर्स आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वो भी सिर्फ कितने में, 11,000। वो भी आपको देने नहीं है बेटा। आप अगर बाय नाउ पर जाओगे तो आपको यहां पर एक कोड लगाना है विच इज S743, S देन 743। और आप देख पा रहे हो बेटा ये जो S743 कोड है आपको कितना दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग बेटा, ये सिर्फ मंथ एंड में, जैसा कि आज मंथ एंड है तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। उसके बाद से यहां पर आपको 17% का डिस्काउंट मिलेगा। और आपको मैं राज की बात बताता हूं, 1% का डिस्काउंट और मिलेगा। अगर आप ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं फ्री में, उनका यूज करके आप कुल मिलाकर के 21% का यूज करके यहां पर 8,800 भी नहीं, 8,700 यानी कि 699 का ये कोर्स परचेज कर सकते हो। और इसका फायदा ये भी है कि आगे आने वाले जितने भी बैचेस हैं उन सभी में आपको फ्री में एनरोलमेंट दिया जाता है, आपको फ्री में एक्सेस दिया जाता है। उन बैचेस को आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, चाहे वो रिवीजन सेशंस हो, चाहे वो मैराथन सेशंस हो, किसी भी प्रकार के सेशंस हो, कोई भी पीडीएफ हो, आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको सभी सेशंस में एक्सेस दिया जाएगा। आप किसी भी टीचर की कोई भी पीडीएफ जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ आप अगर इसके साथ जाते हो तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपके तो नहीं, वैसे बेटा बहुत कठिन है, 20 लाख लोग। और उसके लिए भी मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको कोई डाउट आता है, फिर भी आपको लगता है कि भैया डाउट है, हमको बता दीजिए किस तरीके से हम क्लियर करें अपने डाउट्स को, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो मेरी आईडी पर विच इज aditya.tiwari। मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com। आप इस ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी आपको मुझसे कांटेक्ट करने के लिए बनाई गई है और आप उससे मुझसे कांटेक्ट करें। आपको कोर्स परचेज करना है, कोई समस्या आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो कोड मैंने बताया आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट देगा वो है S743। आप अभी नहीं ले रहे, बाद में ले रहे बेटा, इस कोड को ध्यान रख लें। और अगर आपको कभी भी कोई समस्या आती है आप सीधे इस पर ईमेल करें, अपना नंबर भेज दें, मैं आपसे डायरेक्ट कॉल करूंगा। मुझे बता दें कि मुझे क्वेरी है इस बैच से रिलेटेड या कोई भी चीज से रिलेटेड, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से। यू जस्ट नीड टू ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर देयर, ठीक है ना। और कोई भी समस्या हो जस्ट लेकर के आए तो तब तो समस्या का समाधान होगा। साथ के साथ बेटा अगर आप चले जाते हो बेटा लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट पर, सीयूटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट पर, मान लीजिए आपको जीटी और लैंग्वेज पढ़नी है, जीटी यानी कि आपको पता है जनरल टेस्ट, और लैंग्वेज यानी हिंदी या इंग्लिश में कोई एक पढ़नी होगी, तो उसके लिए इतने सारे बैचेस जिसमें आप जाकर के पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल सकती है बेटा 573, 983, इससे भी ज्यादा कम में मिलेगी जब आप S743 कोड लगाओगे, है ना। साथ के साथ आपको किताबें मिलेंगी जनरल टेस्ट की, इंग्लिश, सीयूटी की, ये सारी किताबें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। जनरल टेस्ट की अलग से किताबें हैं, ये अलग कॉम्बो किताबें हैं, आप इन सबको परचेज कर सकते हो और आपसे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। जो भी चार्ज इन किताबों का है उस पे भी आपको 18% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर मंथ एंड है जैसे कि आज है तो आपको 21% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कोई समस्या परेशानी हो, ईमेल आईडी मैंने आपको बता दी है। कोई आपको टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत हो, आपको अगर पीडीएफ चाहिए, आप मेरे को ईमेल कीजिए, आप उसमें लिख दीजिए अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और किस स्ट्रीम से, किस क्लास में, इतना आप मुझे बताएंगे। आई विल श्योरली प्रोवाइड यू द, क्या मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा। बस ये है बेटा, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दोगे तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा। वहां पर टेलीग्राम पर सारी की सारी फाइल्स को भेजने में थोड़ा मुझे कठिनाई हो जाती है, दैट इज वाई। मिलते हैं अगले सेशन बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। मन लगाकर पढ़ाई करते रहें और वादा करता हूं मैं आपसे, और आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। बोर्ड्स एग्जाम आने के बाद आप लोग धुर्राटे काट रहे होगे और कह के आओगे कि भैया आपने जो पढ़ाया था वही पेपर में आया। जय हिंद।